अध्याय 111 राक्षस है। लाल रंग के कपड़े पहने मिनोटॉर ने लिन शेन को उस पर गोली चलाते देखा और वह तुरंत चौंक गया। इससे पहले लिन शेन का 5 उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों को बाहर निकालने का कनेक्शन काफी भयानक था। अब एक और लॉन्च किया गया, जिससे उसे अवचेतन रूप से यह विश्वास हो गया कि यह एक और उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस पालतू जानवर था। उसने तेजी से उड़ते हुए पालतू जानवर से मिलने के लिए अपनी डबल ब्लेड कुल्हाड़ी की दिशा को थोड़ा समायोजित किया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कुल्हाड़ी के प्रहार से पालतू जानवर 2 टुकड़ों में बंट जाएगा, मानो वह कागज का बना हो, एकमात्र स्टील का पालतू जानवर। लेकिन लाल रंग के मिनोटॉर के पास अब इस बात पर गुस्सा होने का समय नहीं था कि उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि उसने लिन शेन को भी उतनी ही तेज गति से अपनी ओर छलांग लगाते हुए देखा। इससे लाल रंग के मिनोटॉर को फिर से डर लगा। स्टील लेवल, इतनी गति, असंभव, उत्तेजक पदार्थों के साथ भी नहीं। बिना कुछ सोचे समझे लाल वस्त्र पहने मिनोटॉर पूरी ताकत से आगे बढ़ा। दहाड़ते हुए उसने अपनी नीचे की ओर चलती हुई दोधारी कुल्हाड़ी की दिशा को बलपूर्वक बदलकर लिन शेन पर क्षैतिज वार कर दिया। लाल रंग के मिनोटॉर ने गंभीरता से सोचा, तुम हवा में हो, बिना किसी सहारे के इस कुल्हाड़ी से बचने का कोई तरीका नहीं है। भले ही इसके लिए तुम्हें गोली खानी पड़े, मैं तुम्हारी कमर को आधा काट दूंगा। मैं क्रिस्टल बेस का हूं, तुम्हारा मुझ पर वार भी मेरी हिफाजत को नहीं तोड़ पाएगा। एक बेकार स्टील, मैं एक कुल्हाड़ी के वार से तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन अगले ही पल लाल रंग के मिनोटॉर की आंखें अपनी सीमा तक उभर आईं जब उसने लिन शेन को किसी तरह हवा में फिर से ऊपर की ओर बढ़ते हुए, उसकी व्यापक कुल्हाड़ी से बचते हुए और भी अधिक गति से उसके ऊपर पलटते हुए देखा। उल्टे होकर अपने सिर को अपने पैरों के नीचे रखते हुए लिन शेन लाल रंग के मिनोटॉर के काफी करीब से गुजरा और उसकी गर्दन पर एक बिंदु को जोर से दबाया। लाल रंग की चमकती लोहे की छड़ की तरह गर्म उंगलियां लाल रंग के मिनोटॉर की गर्दन पर जोर से लगी, जिससे निकली जैसे लोहार के हथौड़े से निहाई पर गिरती हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। लाल रंग का मिनोटॉर हैरान और क्रोधित था। यह कोई असेंडर नहीं था और फिर भी वह हवा में ही दिशा बदलने में सक्षम था, जो एक विचित्र उपलब्धि थी। हालांकि फिर उसने तर्क दिया कि भले ही लिन शेन उसे मार सके, लेकिन इससे क्या होगा? एक कमजोर स्टील लेवल भी उसकी रक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन जिस क्षण उसे लिन शेन ने छुआ, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसका शरीर किसी रहस्यमयी शक्ति से बंध गया हो, जिससे वह हिलने डुलने की सारी क्षमता खो बैठा और कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में जम गया और सीधे नीचे गिर गया। मिनोटॉर के एक्यू पॉइंट को लाल रंग से सील करने के बाद लिन शेन ने उतरने का इंतजार नहीं किया और दूसरे युद्धक क्रिस्टल बेस मिनोटॉर पर गोली चला दी, जबकि एक पैर दूसरे पर रखते हुए उसने खुद को गोली की तरह आगे बढ़ाया। अन्य क्रिस्टल बेस मिनोटॉर जब अपने डिप्टी लीजन कमांडर को स्टील लेवल मानव के सीधे स्पर्श से अचंभित होते देखा तो वे हड़बड़ा गए। घबराहट में उसने तेजी से आ रहे पालतू जानवर को चकमा दिया, लेकिन वह लिन शेन को संभाल नहीं सका जो तेजी से उसके सिर के ऊपर पहुंच गया था। आसानी से लिन शेन ने उस पर भी एक बिंदु छुआ, उसके एक्यू पॉइंट को सील कर दिया, फिर गोली चलाई और फिर से आगे बढ़ गया। शेष क्रिस्टल बेस मिनोटॉर डर से कांप रहा था। लिन शेन, जिसके पैर कभी जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, ने डिप्टी लीजन कमांडर और एक क्रिस्टल बेस योद्धा को मात्र स्पर्श से गिरा दिया था, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या लिन शेन किसी तरह से एक आरोही था। किसी भी बेस वेरिएंट प्राणी को ऐसे कारनामे करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। यह ऐसा था जैसे वह उड़ सकता है। अंततः भयभीत क्रिस्टल बेस मिनोटॉर को लिन शेन ने उसके एक्यू पॉइंट पर छुआ और वह जम गया, हिलने में असमर्थ हो गया। लिन शेन ने जल्दी से उन सभी से पालतू लांचर ले लिए। सभी पालतू जानवर रुक गए और अपने नए मालिक लिन शेन का सामना करने लगे। धन्यवाद टाई। उपहारों के लिए लिन शेन को मिनोटॉर के प्रति कृतज्ञता में झुकने की इच्छा हुई। 5 क्रिस्टल बेस मिनोटॉर, 5 पेट लॉन्चर, यह एक अप्रत्याशित लाभ था। NOWELLBJAN.CO। पालतू लांचर और उसके अंदर के पालतू जानवरों के अलावा लिन शेन को उनके हेलमेट और कपड़ों में और भी अधिक दिलचस्पी थी। ऐसे कपड़े जो बेस म्यूटेशन पदार्थों को बिना नुकसान पहुंचाए अंदर घुस सकते थे, बहुत सुविधाजनक थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा प्रतीत होता है कि हेलमेट का भी एक अनूठा कार्य था। ये वही हेलमेट था जिसके कारण ऑगस्टमैन उसे घास की ढलान पर लेटा हुआ देख पाया था। मैं पूछता हूं और तुम जवाब देते हो। अच्छा जवाब दो और तुम जीवित रहोगे, खराब जवाब दो और तुम मर जाओगे। लिन शेन लाल कपड़े पहने मिनोटॉर के पास गया और बोलते समय उसकी ओर डेथ पाउडर तान दिया। बस मुझे मार दो। लाल रंग के मिनोटॉर में अभी भी काफी लड़ाई थी।
वह आत्मसमर्पण करने के बजाय मरने के लिए तैयार था। अच्छा, मुझे हमेशा सख्त लोग पसंद हैं। लिन शेन ने लाल कपड़े पहने मिनोटॉर की कमर पर सीधा वार किया। बिजली की गति और कवच भेदी प्रहारों के साथ वह मिनोटॉर के कवच और उसकी कमर के मांस को भेदने में सफल रहा। लाल मिनोटॉर का कवच एक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस जितना कठोर था और एक औसत व्यक्ति की तुलना में मोटा था। उस वार के बाद भी केवल कुछ इंच ही घुस पाया, जो पूरी तरह से अंदर जाने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लिन शेन ने डेथ पाउडर निकाला और लाल मिनोटॉर को फिर से देखते हुए पूछा, अब क्या हुआ? कचरा इंसान, इसकी कल्पना भी मत करना। महान अल्ट्रा बन योद्धा कभी भी इंसानों जैसी कचरा प्रजाति के सामने नहीं झुकेंगे। लाल मिनोटॉर ने हठपूर्वक अपनी गर्दन को आगे बढ़ाते हुए चिल्लाया। हर मिनट मैं तुम्हारे प्रति अधिक आकर्षित हो रही हूँ। लिन शेन ने लाल मिनोटॉर की ओर मुस्कुराते हुए कहा। वह जरा भी नाराज नहीं थी। लाल मिनोटॉर लगातार जोरदार तरीके से कोसता रहा, लेकिन लिन शेन परेशान नहीं हुआ। वह चुपचाप उसे देखता रहा। धीरे धीरे मिनोटॉर की गालियां कम हो गईं और उसके चेहरे पर भय की झलक फैलने लगी। क्या तुमने मेरे साथ क्या किया है? मिनोटॉर को अपने शरीर में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। एक्यू पॉइंट सीलिंग के बाद वो हिल नहीं सकता था, लेकिन वह अभी भी अपने भीतर शक्ति का प्रवाह महसूस कर सकता था। लेकिन अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर की ताकत जम गई है। उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, लगभग पत्थर की तरह सख्त हो गया है। लिन शेन ने देखा कि मिनोटॉर का पूरा शरीर बेस म्यूटेशन द्रव के कारण कठोर होकर ठोस हो गया और मिनोटॉर ने पूरी तरह से अपनी जीवन शक्ति खो दी और एक बेजान क्रिस्टल बेस्ड मूर्ति में बदल गया। शेष मिनोटॉर्स ने लिन शेन को ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो। तुम एक विकल्प चुनो। क्या तुम उनकी तरह पीड़ा में मरना चाहते हो या इस जैसी अमर मूर्ति बनना चाहते हो? मेरा सुझाव है कि तुम बाद वाला विकल्प चुनो। दुनिया तुम्हारी विशाल आकृति को याद रखेगी। लिन शेन ने कहा, जमीन पर पड़े दो क्रिस्टल बेस मिनोटॉर पर नजर डालते हुए जो पीड़ा में मरने वाले थे। मैं एक अल्ट्रा बन योद्धा के रूप में कभी गुलाम नहीं बनूंगा। क्रिस्टल बेस मिनोटॉर ने दांत पीसते हुए घोषणा की। बिना एक शब्द कहे लिन शेन ने उत्परिवर्तित काले बख्तरबंद सेंटीपीड को काटने का आदेश दिया और तीव्र दर्द की लहरें उस पर छाने लगीं। शुरू में तो मिनोटॉर ने दांत भींचकर दर्द सहन किया, लेकिन कुछ ही देर बाद वह इसे सहन नहीं कर सका और उसने हृदय विदारक चीख निकाली। आप क्या सोचते हैं? क्या आप खुद चुनेंगे या मैं आपके लिए चुनाव करूं? लिन शेन आखिरी मिनोटॉर की ओर मुड़ा। तुम क्या जानना चाहते हो? मिनोटॉर ने कांपते हुए पूछा। मेरा सवाल बहुत सरल है, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कोई रहस्य नहीं पूछा, केवल इतना पूछा कि अल्ट्रा बन जनजाति के कितने लोग आए थे, उनके स्तर क्या थे और वे यहाँ कैसे पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने उनके उपकरणों के उपयोग और उन्हें चलाने के तरीके के बारे में भी पूछा। यह मिनोटॉर काफी सहयोगी था और उसने लिन शेन द्वारा पूछी गई हर बात का पूरा खुलासा कर दिया। सुनने के बाद लिन शेन को आश्चर्य दोनों महसूस हुए। ऑगस्ट मैन से वह पहले से ही जानता था कि अल्ट्रा बन जनजाति 30,000 योद्धा लेकर आई थी, और उसे जो बात डरा रही थी वह ये थी कि उनमें से 3,000 क्रिस्टल बेस थे जबकि बाकी मिश्र धातु थे। मिनोटॉर के अनुसार स्टील लेवल अल्ट्रा बन वॉरियर्स के रूप में भी योग्य नहीं था। अच्छी खबर ये थी कि मिनोटॉर ने बताया कि टेलीपोर्टर एस्केंडर्स को परिवहन नहीं कर सकता था, केवल म्यूटेटर्स को ही इस स्थान पर प्रवेश की अनुमति थी। इसका मतलब ये था कि हालांकि अल्ट्रा बन जनजाति के पास कई योद्धा थे, यहाँ तक कि उनका सबसे मजबूत सेना कमांडर सिर्फ एक क्रिस्टल बेस था जिसने लिन शेन के लिए एक सामरिक लाभ की पेशकश की। जब तक कोई आरोही मौजूद नहीं था, लिन शेन विशेष रूप से भयभीत नहीं था। भले ही वह जीत न सके, लेकिन उसके पास भागने की क्षमता थी। लिन शेन को सबसे अधिक रोमांचित करने वाली बात थी उनके उपकरणों की श्रृंखला। अध्याय 112 पुरस्कार प्राप्त करना। उनके टाइट फिटिंग कपड़ों को अल्ट्राबन बैटल सूट कहा जाता था, और यहाँ तक कि इस मिनोटॉर को भी नहीं पता था कि वे कैसे बने थे। अल्ट्राबन बैटल सूट में खुद कुछ रक्षात्मक कार्य थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह बेस म्यूटेशन कारपेस के निर्माण को अवरुद्ध किए बिना बेस म्यूटेशन सामग्रियों में प्रवेश कर सकता था। हेलमेट को अल्ट्राबन हेलमेट कहा गया था, जो थर्मल इमेजिंग उपकरणों के समान था, लेकिन यह ऊष्मा के स्रोतों को देखने के बजाय म्यूटेटर के शरीर के अंदर की ऊर्जा को देख सकता था। म्यूटेटर के शरीर के भीतर की ऊर्जा के आधार पर मोटे तौर पर म्यूटेटर के स्तर का भी अनुमान लगाया जा सकता है। लिन शेन ने एक मृत मिनोटॉर की लाश से एक अल्ट्राबन हेलमेट निकाला और उसे अपने सिर पर पहन लिया।
हेलमेट लिन शेन के लिए बहुत बड़ा था और इसमें बेल के सींगों के लिए 2 छेद भी थे, जिसके बारे में उसने शुरू में सोचा था कि इसे पहनना बहुत असुविधाजनक होगा। हालांकि जब उन्होंने इसे पहना और सक्रिय किया तो अल्ट्राबन हेलमेट लिन शेन के सिर के आकार में पूरी तरह से फिट हो गया और उसे कोई असुविधा नहीं हुई। सुरक्षात्मक लेंस के माध्यम से बाहर देखने पर स्पष्टता काफी अच्छी थी तथा दृष्टि में लगभग कोई बाधा नहीं थी। जब उसने जमीन पर पड़े मिनोटॉर के शवों को देखा तो अल्ट्राबन हेलमेट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन जब उसने जीवित मिनोटॉर योद्धाओं की ओर देखा तो लेंस ने तुरंत एक लाल स्वास्थ्य पट्टी प्रदर्शित की। स्वास्थ्य पट्टी खंडित थी और इसमें जितने अधिक खंड थे, प्रतिद्वंद्वी की बेस म्यूटेशन ऊर्जा उतनी ही मजबूत थी। क्रिस्टल बेस मिनोटॉर के 3 खंड थे और उनके अनुसार सामान्य परिस्थितियों में स्टील लेवल में सिर्फ 1 खंड होता था, अलॉय लेवल में 2 खंड होते थे और क्रिस्टल बेस में 3 खंड होते थे। 3 खंडों से ऊपर की कोई भी चीज एस्केंडर्स की होती थी। ये चीज बहुत उपयोगी है, यहाँ तक कि म्यूटेटर्स द्वारा अपनी बेस म्यूटेशन ताकत का उपयोग किए बिना भी कोई भी उनके स्तर का मोटे तौर पर पता लगा सकता है। लिन शेन अल्ट्राबन हेलमेट से काफी संतुष्ट थे। अल्ट्राबन हेलमेट और अल्ट्राबन बैटल सूट दोनों ही प्रत्येक अल्ट्राबन योद्धा के लिए मानक उपकरण थे, लेकिन प्रत्येक अल्ट्राबन योद्धा के पास पेट लॉन्चर नहीं था। इन कुछ अल्ट्राबन योद्धाओं में से कुल 5 के पास पेट लॉन्चर थे, लेकिन उन 3 मिश्र धातु योद्धाओं के पास नहीं थे। मिनोटॉर के अनुसार प्रत्येक क्रिस्टल बेस अल्ट्राबन योद्धा के पास यह नहीं था। वास्तव में अधिकांश के पास था ही नहीं। उन सभी के पास ये हथियार इसलिए थे क्योंकि वे डिप्टी कमांडर के गार्ड थे, इसलिए वे सभी पेट लॉन्चर से लैस थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन ने इसे आजमाया और उनके पेट लॉन्चर एंजल रिवॉल्वर की तुलना में काफी धीमे थे। गार्ड के पेट लॉन्चर की फायरिंग स्पीड 20 से 30 के बीच थी, जबकि डिप्टी कमांडर की 38 या 29 तक पहुंच सकती थी, लेकिन 40 नहीं। हालांकि 20 से 30 की फायरिंग गति पर भी ये हाथ से सक्रिय करने की तुलना में बहुत तेज था, फिर भी एक महान वस्तु थी और मनुष्यों के लिए और भी अधिक मूल्यवान थी। अंदर काफी सारे पालतू जानवर थे, जिनमें से 16 तो क्रिस्टल बेस से थे। एकमात्र उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस डिप्टी कमांडर पर था, जो एक उत्परिवर्तित बिग रेड बुल था, और वहां बहुत सारे मिश्र धातु पालतू जानवर भी थे। लिन शेन ने पक्षी बंदूक से तोप पर स्विच किया था और अपने एंजल रिवॉल्वर को क्रिस्टल बेस कैप्सूल से लोड किया था, जिनमें से 6 उत्परिवर्तित थे। शांति से आराम करो। अपने सवाल पूछने के बाद लिन शेन ने अल्ट्राबन हेलमेट उतार दिया और ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन को एक मुक्का मारकर मिनोटॉर के सिर को कुचलने दिया, जिससे उसे दर्द रहित विदाई मिल गई। ऑगस्टमैन ने सीधे तौर पर मनुष्यों को गुलाम बनाने की इच्छा का उल्लेख किया तथा खुलासा किया कि उनके लोगों में मानव दास अवश्य होंगे, अन्यथा ऑगस्टमैन ने यह बात नहीं कही होती। लिन शेन के दिल में ऐसी दौड़ के लिए कोई दया नहीं थी। उन्होंने उनके शरीर से सभी अल्ट्राबन युद्ध सूट और अल्ट्राबन हेलमेट उतार दिए और वे सभी युद्ध कुल्हाड़ियां अच्छी चीजें थीं, एक पूरी खेप जो बिग रेड बुल की पीठ पर लटकी हुई थी। लिन शेन को सबसे ज्यादा हैरानी इन बातों से नहीं बल्कि इस बात से हुई कि जब उसने मिनोटॉर को मारा तो सैक्रिफिशियल हेलो ने वाकई जवाब दिया। हर बार जब उसने मिनोटॉर को मारा तो सैक्रिफिशियल हेलो और भी मजबूत हो गया। ऐसा लगता है कि जब तक वे ट्रांसफर कलाई घड़ी पहनकर आते हैं, चाहे उनकी जाति या कलाई घड़ी की शैली कुछ भी हो, उन्हें मेरा टीम साथी माना जाता है, जो मेरे बलिदान हेलो को संचित करने के लिए सुविधाजनक है। लिन शेन को अंदर से बहुत संतुष्टि महसूस हुई। बैकवोट। हालांकि लिन शेन ने बलि प्रभामंडल की शक्ति का उपयोग नहीं किया, उसने जो भी ऑपरेशन किए वे सभी उसकी अपनी ताकत के माध्यम से किए गए थे। उन 8 मिनोटॉर्स को मारने के बाद बलि हेलो द्वारा प्रदान की गई कुल विशेषता वृद्धि 47 तक पहुंच गई थी, जिसका मतलब था कि अगर उसने इसकी शक्ति का उपयोग किया तो उसकी सभी विशेषताओं में 47 की वृद्धि होगी। ये शक्ति अकल्पनीय रूप से भयानक थी, उससे थोड़ी ही कम जब उसने पहली बार विशालकाय राजा पर हमला किया था। दुर्भाग्य से स्वर्ग के लिए बलिदान की शक्ति का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था, उसके बाद इसे फिर से संचित करने की आवश्यकता थी। लिन शेन के पास इसका उपयोग करने की कोई तत्काल योजना नहीं थी। ऐसी ताकत लिन शेन का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता थी। अगर उसे दुर्गम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो वह खूनी रास्ता बनाने के लिए इस प्रहार पर भरोसा कर सकता था। उसने अनुमान लगाया कि शायद दायरे के राजा ग्रह पर कोई भी इस बल का सामना नहीं कर सकता। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन ने अनुमान लगाया कि चूंकि अल्ट्रा बन जनजाति के आरोही प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए दायरे के राजा साधना उपकरण के लोग भी शायद प्रवेश नहीं कर सकते थे।
जब तक कोई आरोही नहीं होगा तब तक बलिदान प्रभामंडल द्वारा दी गई वृद्धि अजेय होगी। बेशक लिन शेन अभी तक ये पुष्टि नहीं कर सका था कि रियल्म किंग ग्रह पर कोई आरोही नहीं थे, इसलिए जब भी संभव हो उसे कम प्रोफाइल रखने की आवश्यकता थी। जीवन किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण था। लिन शेन ने डिप्टी कमांडर का लाल अल्ट्राबन बैटल सूट पहन लिया, जो स्वचालित रूप से उसके शरीर के अनुरूप कस गया। डेथ पाउडर से उसकी कमर के आसपास का क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया था, जो लगभग अदृश्य था, जिसका श्रेय युद्ध सूट की उत्कृष्ट लोच को जाता है। युद्ध के कपड़े और हेलमेट पहने लिन शेन के दिमाग में एक विचार आया और उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया, यहाँ तक कि अपने पैराडाइज बैकपैक को डिप्टी कमांडर के बैग में रख दिया। कमर पर डिप्टी कमांडर का पेट लॉन्चर और हाथ में रेड क्रिस्टल बैटल एक्स और बिग रेड बुल की सवारी के साथ, कोई भी यह नहीं बता सकता था कि वह लिन शेन है। इस तरह भले ही उसे मनुष्यों द्वारा खोजा गया और प्रसारित किया गया, किसी को पता नहीं चलेगा कि वह पहले वाला वही प्लेबॉय लिन शेन था। न ही रियल्म किंग ग्रह में अन्य चैनलों की खोज की जाएगी। इस पोशाक के साथ क्या मनुष्य मुझे अल्ट्रा बन योद्धा समझने की गलती कर सकते हैं? लिन शेन ने उसकी शक्ल देखी। लाल रंग के टाइट फिटिंग कपड़ों के कारण उसे थोड़ी शर्म महसूस हुई। कुछ सोचने के बाद लिन शेन ने अपने बैग से एक सफेद लबादा निकाला और उसे बाकी कपड़ों के ऊपर पहन लिया। अंततः उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। ये नरसंहार का समय है। लिन शेन ने महसूस किया कि वह कुछ एकाकी अल्ट्रा बन योद्धाओं का शिकार कर सकता है, अधिक युद्ध कपड़े, हेलमेट और कुल्हाड़ियां एकत्र कर सकता है और निश्चित रूप से उन्हें अच्छी कीमत पर बेच सकता है। बेशक लिन शेन को जो सबसे ज्यादा चाहिए था वह था पेट लॉन्चर, जिससे बड़ी रकम मिल सकती थी। सब कुछ तैयार करने के बाद लिन शेन बिग रेड बुल पर सवार हुए और फिर से चल पड़े। सी कॉर्न बेस पर पहुंचने पर मो शेनकी ने पाया कि उसके आसपास के 20 से अधिक म्यूटेटरों में से अधिकांश शिविर के अंदर रसद पदों से थे, ज्यादातर स्टील स्तर के थे, केवल कुछ मिश्र धातु स्तर के थे। क्रिस्टल बेस के रूप में रियल्म किंग ग्रह पर 20 से अधिक सैन्य कर्मचारियों का नेतृत्व करते हुए उन्हें अत्यंत सतर्क रहना पड़ता था। सौभाग्य से उन्हें घास वाली ढलान पर ले जाया गया था। कुछ स्टील लेवल सदस्यों को छोड़कर, जिन्हें शुरुआत में घास में छिपे जहरीले कीड़ों ने काट लिया था, आगे कोई और खतरा नहीं था। जब तक वे कीड़ों द्वारा काटे जाने से बचने के लिए सावधान थे, तब तक उनकी ताकत के साथ घास वाली ढलान पर उनके लिए कोई खतरा नहीं था। जब मो शेनकी ने सोचा कि वह इस यात्रा पर सुरक्षित रूप से नानी की भूमिका निभा सकता है, जिसका उद्देश्य कोई पुण्य नहीं बल्कि सभी को जीवित वापस लाना है, तो उनका सामना अल्ट्रा बन योद्धाओं के एक दस्ते से हुआ। 7 या 8 क्रिस्टल बेस अल्ट्रा बन योद्धाओं के नेतृत्व में मिश्र धातु के बड़े काले बैलों पर सवार 100 से अधिक मिश्र धातु स्तर के अल्ट्रा बन योद्धाओं को शेरों के झुंड की तरह बेतहाशा हमला करते हुए देखकर हर कोई सदमे से पीला पड़ गया, और यहाँ तक कि मो शेनकी का चेहरा भी बदसूरत हो गया। अन्य लोग इन अजीबोगरीब वेशभूषा वाले लोगों को नहीं पहचान पाए जिनके सिर पर गाय के सींग थे। अपने परिवार में युवा पीढ़ी के एक प्रमुख सदस्य के रूप में मो शेनकी कई एलियन दुनियाओं में जा चुका था और उसने अल्ट्रा बन जनजाति के बारे में सुना था, लेकिन उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। इसका मुख्य कारण ये था कि ब्रह्मांड में बहुत सारी प्रजातियां हैं। जिन एलियन दुनियाओं में वह गया था, वहां उसका सामना अल्ट्रा बन जनजाति से नहीं हुआ था। मो शेनकी ने सीधे आदेश जारी किया, अलग हो जाओ और भाग जाओ, मैं उन्हें कुछ समय के लिए रोक कर रखूंगा। विरोधी बहुत सारे और मजबूत थे और उनका रसद दल उनके बराबर नहीं था। अब एकमात्र विकल्प था कि अधिक से अधिक लोगों को बचाया जाए, अन्यथा कोई भी जीवित नहीं बचेगा। रसद कर्मी तितर बितर हो गए और भाग गए, और मो शेनकी ने एक बर्फ क्रिस्टल जैसी तलवार कलाकृति खींची, जबकि उसके दूसरे हाथ में एक पालतू लांचा भी था। उसका शरीर नीले रंग के कवच में लिपटा हुआ था। अल्ट्रा बन के खून ने कभी मेरी तलवार को दाग नहीं दिया। आज मैं एक अपवाद बनाऊंगा। मो शेनकी ने अपने क्रिस्टल बेस लेवल 6 खुर वाले टायरानोसॉर को उकसाया और क्रूर अल्ट्रा बनिंग कोर की ओर बढ़ गया। बैंग बैंग बैंग। क्रिस्टल बेस के पालतू जानवर अल्ट्रा बनिंग कोर से मिलने के लिए आगे बढ़े, तभी तेजी से गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। अल्ट्रा बनिंग कोर ने भी अपने पेट कैप्सूल्स को बाहर फेंक दिया तथा एक क्रिस्टल बेस अल्ट्रा बन योद्धा ने एक पेट लांचर पकड़ लिया, जिससे वह लगातार क्रिस्टल बेस पैट्स को लॉन्च कर रहा था। इस युद्ध ने तुरंत ही मात्र ग्रह के कई मनुष्यों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने अल्ट्रा बन योद्धाओं को अन्य प्रसारित परिप्रेक्ष्यों में देखा था, लेकिन केवल कुछ बिखरे हुए थे और मनुष्यों के साथ बड़े संघर्षों में शामिल नहीं थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये पहली बार था जब उन्होंने इतने सारे अल्ट्रा बन योद्धाओं को देखा।
मोशेनकी को अकेले इतने सारे लोगों का सामना करते देख उनके दिलों में अनिश्चितता थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनका मिशन संभवतः भाग्य के बजाय दुर्भाग्य में समाप्त होगा। ये जानना असंभव है और फिर भी आगे बढ़ना है। मोशेनकी वास्तव में सी कॉर्न बेस से एक म्यूटेटर है, वास्तव में मेरे मानव मजबूत लोगों में से एक है। लानत है, मुझे अंदर आने दो, मैं मोशेनकी के साथ लड़ना चाहता हूँ, उन सभी अल्ट्रा बन कमीनों को मारना चाहता हूँ। धारा के विपरीत चलना तो आसान है, लेकिन वह अकेला धारा के विपरीत चलता है। कितना दुखद, फिर भी कितना शानदार। लोगों ने मोशेनकी को सबसे अधिक सम्मान और आदर दिया, जो अकेले ही अल्ट्रा बनिंग कोर का सामना करना चाहता था। मानवता में नायकों की कभी कमी नहीं रही, लेकिन नायक अक्सर खून और आंसू बहाते हैं। जानवर जानवरों से भिड़ गए, तलवारें कुल्हाड़ियों से भिड़ गईं। मोशेनकी के पालतू जानवरों को प्रतिद्वंद्वी के पालतू जानवरों द्वारा रोक दिया गया और वे संख्या में कम होने की कठिन स्थिति में आ गए। इसके बावजूद मोशेनकी ने संकोच नहीं किया, 6 खुरों वाला टायरानोसॉर अल्ट्रा बनिंग कोर के बीच में घुस गया। अपनी बर्फ के क्रिस्टल जैसी लंबी तलवार के एक झटके और चमक के साथ मिश्र धातु अल्ट्रा बन योद्धा को यह भी एहसास नहीं हुआ कि जब उसका गला काटा गया तो क्या हुआ। मनुष्य अतीत में चला गया, तलवार घूम गई, खून अभी तक अदृश्य है। 6 खुर वाले टायरानोसॉर के कई मीटर आगे बढ़ने के बाद ही योद्धा के गले से झरने की तरह खून निकला। मोशेनकी की तलवारबाजी बादलों की तरह अप्रत्याशित थी, हमेशा बदलती रहती थी और उसका कोई पता नहीं चलता था। आमने सामने की लड़ाई में उसका कौशल किसी भी तलवारबाजी मास्टर से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त था। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन युद्ध के बीच में भ्रम के लिए कोई समय नहीं था, क्योंकि अनगिनत युद्ध कुल्हाड़ियां उसकी ओर वार कर रही थीं। मोशेनकी समय पर चकमा नहीं दे सका, इसलिए वह केवल अपनी तलवार से उनका सामना कर सका, अपनी तलवार की विभिन्न तकनीकों का उपयोग करने में असमर्थ था। तलवारें और कुल्हाड़ियां लगातार टकरा रही थीं और उनकी टक्कर की आवाज लगातार आ रही थी। तलवार, जो हमेशा से एक हल्का हथियार रहा है, भारी हथियारों के सामने कमजोर पड़ जाती है। 4 क्रिस्टल बेस अल्ट्रा बन योद्धाओं से घिरे मोशेनकी की तलवार की धार में लगातार खरोंचें आती रहीं। अन्य अल्ट्रा बन योद्धा भेड़ियों के एक झुंड की तरह अलग हो गए और भागते हुए रसद कर्मियों का पीछा किया। स्पष्ट रूप से उनका इरादा किसी को भी जीवित नहीं छोड़ना था। अल्ट्रा बनिंग कोर को रोकने में खुद को शक्तिहीन देखकर मोशेनकी की आंखों में एक जानलेवा इरादा चमक उठा। वह अचानक 6 खुर वाले टायरानोसॉर की पीठ से कूद गया, उसकी तलवार के साथ विलीन हो गया और एक छाया बन गया जो क्रिस्टल बेस वाले अल्ट्रा बन योद्धा के पीछे से गुजरा। जैसे ही तलवार गुजरी, एक सिर गिर गया। मोशेनकी और भी ज्यादा अल्ट्रा बन योद्धाओं के बीच में घुस गया। हालांकि उसकी तलवार तेज थी, लेकिन वह गोधूली की आखिरी किरणों जैसी लग रही थी। यद्यपि संध्या का समय शानदार था, लेकिन ये केवल अंतिम आभा थी जिसे भीड़ निगलने वाली थी। दर्शक मौत की तरह खामोश थे। शायद उनमें से ज्यादातर हीरो नहीं थे, न ही वे हीरो बन सकते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनके दिल में हीरो बनने की भावना नहीं थी। मोशेनकी में उन्होंने उस नायक को देखा जिसे वे बचपन में आदर्श मानते थे, तथा किसी चमत्कार की आशा में थे कि वह व्यक्ति फिर से जीवित हो जाएगा और दुनिया को बचाने वाला नायक बन जाएगा, जैसा कि उन्होंने बचपन में सपने में देखा था। लेकिन यदि चमत्कार इतनी आसानी से घटित हो सकते तो वे चमत्कार नहीं होते। भेड़िया जैसे अल्ट्रा बन योद्धा रसद कर्मियों को पकड़ने वाले थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। 6 खुरों वाला टायरानोसॉर क्रोध और नपुंसकता में दहाड़ रहा था, उसका शरीर पहले से ही घावों से ढका हुआ था। अल्ट्रा बन योद्धाओं के बीच नीले रंग की छटा अंधकार छाने से पहले प्रकाश की अंतिम झिलमिलाहट बनने के लिए नियत थी। अचानक घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट की ध्वनि सुनाई दी, जो रणभूमि के शोर में भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी, जैसे ढोल की गड़गड़ाहट। सभी की निगाहें सहज ही घोड़ों की टापों की आवाज की ओर मुड़ गईं। तभी उन्होंने देखा कि एक विशालकाय लाल बैल, जो विशालकाय हाथी जैसा दिख रहा था, बाईं ओर से घास की ढलान पर तेजी से नीचे की ओर आ रहा था। बिग रेड बुल का आकार अल्ट्रा बन वॉरियर्स के बड़े काले बैलों की तुलना में बहुत बड़ा और अधिक राजसी था। इसका शरीर जेड की तरह क्रिस्टल सा साफ था, जिसमें से पहाड़ों को चकनाचूर करने में सक्षम एक जंगली शक्ति निकलती थी। बिग रेड बुल की पीठ पर सफेद लबादा और लाल वस्त्र पहने एक योद्धा, हेलमेट पहने हुए, एक हाथ में रिवाल्वर और दूसरे में रक्त क्रिस्टल डबल एज्ड विशाल कुल्हाड़ी लिए हुए था। पीछे उसके बैग में कई युद्ध कुल्हाड़ियां और हेलमेट बंधे हुए थे, जिससे एक बहुत ही अजीब सा माहौल बन रहा था। क्या वह मानव है या अल्ट्रा बन जनजाति का सदस्य है? कितना विचित्र आदमी है। ये खत्म हो गया है, ये और भी मजबूत लग रहा है।
क्या यह अल्ट्रा बन जनजाति का सहयोगी नहीं है? मेरे मोशेन की, मैं तुम्हें आज ही जानता हूं, तुम्हें मरना नहीं चाहिए। लोग उस अजीब रेड बुल नाइट को देख रहे थे, अल्ट्रा बन वॉरियर्स भी उसे देख रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि वह अल्ट्रा बन जनजाति का नहीं था। अल्ट्रा बन जनजाति का कोई भी वयस्क सदस्य 2 मीटर से कम लंबा नहीं था, और उनके पास सींग न होना असंभव था। वे जानते थे कि वह उनमें से नहीं था, लेकिन उसके नीचे उत्परिवर्तित विशालकाय लाल बैल, लाल युद्ध के कपड़े और हेलमेट, साथ ही उसके हाथ में रक्त क्रिस्टल युद्ध कुल्हाड़ी देखकर वे सभी चौंक गए। उन्होंने पहचान लिया कि ये पायनियर कोर के डिप्टी लीजन कमांडर के सामान थे, और उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये किसी और के हाथों में कैसे पहुंच गए। उसके पैक से बाहर निकली विशाल कुल्हाड़ियों और हेलमेट को देखकर वे और भी हैरान हो गए। उन युद्ध कुल्हाड़ियों में कई शुद्ध क्रिस्टल बेस कुल्हाड़ियां थीं, हथियार जो केवल गार्ड क्रिस्टल बेस योद्धाओं के उपयोग के लिए योग्य थे, साधारण अल्ट्रा बन योद्धाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले इनलेट क्रिस्टल बैटल एक्सेस से अलग। क्या ये हो सकता है कि इस आदमी ने अकेले ही डिप्टी लीजन कमांडर और उसके गार्ड को मार डाला? कुछ क्रिस्टल बेस लेवल अल्ट्रा बन योद्धा ऐसे विचारों को सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। इससे पहले कि वे आगे सोच पाते, ग्रेट रेड बुल नाइट अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा था, लेकिन उसने पहले ही गोलीबारी शुरू कर दी थी। एक एक करके पेट कैप्सूल हवा में क्रिस्टल बेस पैच में बदल गए, युद्ध के मैदान में उतर गए। इन 8 क्रिस्टल बेस पैच के जुड़ने से मोशेंकी पर दबाव अचानक कम हो गया, जो घेरने वाले दुश्मनों से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। मोशेंकी ने अपनी तलवार को उन्मत्तता से घुमाया, जो अब चिप्स और निक्स से दांतेदार ब्लेड की तरह नुकीला हो गया था। जब उसकी आंख के कोने से उसने एक चाकू देखा, एक सवार 100 सवारों का पीछा करता है। लिन शेन उत्परिवर्तित प्राणियों और अल्ट्रा बन योद्धाओं की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, जब अप्रत्याशित रूप से वह मोशेंकी और अन्य लोगों को अल्ट्रा बन योद्धाओं की एक टीम द्वारा घेर लिया गया था। शुरू में लिन शेन ने दूर से देखा और हस्तक्षेप करने की योजना नहीं बनाई, ये सोचकर कि कहीं उसे झेंग यान जैसे किसी अन्य कृतघ्न दुष्ट का सामना न करना पड़े। एक बार सांप द्वारा काटे जाने के बाद लिन शेन 10 साल तक रस्सी से सावधान रहा। क्या होगा अगर किसी को बचाने के बाद वह एक आरोही का पीछा करने लगे? उसे यकीन नहीं था कि क्या वह फिर से इतना भाग्यशाली होगा कि उसे एक ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट का सामना करना पड़े जो उसे बाहर निकलने का रास्ता दे सके। इसलिए वह बस दूर से देखता रहा, झिझक रहा था, लेकिन फिर वह मोशेंकी को अकेले ही अल्ट्रा बनिंग कोर को रोकते हुए देखकर कुछ हद तक भावुक हो गया। कुछ देर की अनिर्णय की स्थिति के बाद लिन शेन अपनी बिग रेड बुल पर सवार होकर लड़ाई में शामिल हो गए। एंजल रिवॉल्वर का उपयोग किए बिना उसने बस उस पालतू लॉन्चर से कई क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों को लॉन्च किया, जो उसने उस वाइस लीजन कमांडर से प्राप्त किया था। वह रक्त क्रिस्टल डबल एज्ड विशाल कुल्हाड़ी को पकड़कर केवल दिखावे के लिए उन क्रिस्टल बेस अल्ट्रा बन योद्धाओं के साथ टकराव के किसी भी वास्तविक इरादे के बिना दौड़ा। जैसे ही वह निकट आया, उसने रक्त क्रिस्टल डबल एज बैटल एक्स को एक उड़ते हुए ब्लेड की तरह फेंकने की योजना बनाई, फिर अपनी कमर से अन्य 2 पेट लांचर को खींचकर उन्हें एक सैल्वो के साथ आश्चर्यचकित करने की योजना बनाई। लिन शेन ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस तरह की युद्ध कुल्हाड़ी का उपयोग कैसे किया जाता है। वह एक लंबे भले से 1 या 2 बार तो कर सकता था, लेकिन वह वास्तव में नहीं जानता था कि कुल्हाड़ी कैसे चलाई जाती है। उसके पास एक अच्छी योजना थी, लेकिन इससे पहले कि लिन शेन को अपनी कुल्हाड़ी फेंकने का अवसर मिल पाता, मोशेंकी को घेरने वाले अल्ट्रा बन योद्धाओं ने अचानक पूंछ मोड़ ली और भाग गए। उनमें से प्रत्येक एक बड़े काले बैल पर सवार था और अगले की तुलना में तेजी से भाग रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहाँ तक कि अल्ट्रा बन योद्धा जो रसद कर्मियों का पीछा कर रहे थे, उन्होंने भी अपने घोड़े मोड़ लिए और हताश होकर भागने लगे। इससे लिन शेन पूरी तरह हैरान रह गया। ये अल्ट्रा बन योद्धा ऑगस्टमैन और बाकी लोगों से इतने ज्यादा काय क्यों थे? लड़ाई शुरू होने से पहले ही वे भाग गए। लिन शेन वास्तव में उनसे कहना चाहता था कि वे भागे नहीं। दोस्तों, मैं इतना मजबूत नहीं हूँ, मैं कुल्हाड़ी से बहुत बुरा काम करता हूँ, इसलिए खिलवाड़ करना बंद करो और इसके बजाय मुझे काट डालो। अब जब वे सभी भाग गए थे, तो लिन शेन को युद्ध के कपड़े, हेलमेट और कुल्हाड़ियों में से किसको लूटना चाहिए था? उसने कुछ ही क्षण पहले स्पष्ट रूप से देखा था कि क्रिस्टल बेस अल्ट्रा बन योद्धाओं में से एक के पास एक पेट लांचर था, और यद्यपि इसकी फायरिंग दर 20 से थोड़ी अधिक धीमी थी, फिर भी इसे पैसों के लिए बेचा जा सकता था। लिन शेन को यह एहसास नहीं था कि तथाकथित पायनियर कोर सिर्फ एक अच्छा नाम था। वास्तव में वे एक तोप का चारा कोर थे, जो आत्मघाती दस्ते के रूप में काम करने के लिए थे। नेता, उपनेता और उनके कुछ विश्वासपात्रों के अलावा
यह एक बहुत बड़ा समूह था जिसमें कई अपराधी शामिल थे जिन्हें चारा बनकर खुद को बचाने का मौका दिया गया था। ये लोग आमतौर पर काफी खूंखार होते थे, लेकिन लिन शेन के उपकरण को देखकर, जो स्पष्ट रूप से उपनेता से लूटे गए थे, साथ ही इतने सारे युद्ध कुल्हाड़ियों और हेलमेटों को देखकर वे आसानी से अनुमान लगा सकते थे कि क्या हुआ था। उपनेता और उसके रक्षकों को इस व्यक्ति ने जरूर बाहर निकाला होगा, और अपनी तुच्छ ताकत के साथ वे लिन शेन के सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। वे तुरंत डर गए। एक के भाग जाने के बाद जल्द ही सभी ने उसका पीछा किया, जिससे लिन शेन को अपनी योजना को अंजाम देने का मौका नहीं मिला। अंततः एक अल्ट्रा बन योद्धा का सामना एक पालतू लांचर के साथ होने के बाद लिन शेन उसे भागने नहीं देना चाहता था। उसने अपने बिग रेड बुल को थप्पड़ मारा और उस क्रिस्टल बेस अल्ट्रा बन योद्धा पर हमला कर दिया। वह युद्ध के कपड़े और हेलमेट छोड़ सकता था, लेकिन पेट लांचर उसके पास होना जरूरी था। मो शेनकी और रसद कर्मी भी हैरान थे। वे एक आसन आपदा के लिए तैयार थे, मौत से लड़ने के लिए तैयार थे। किसने सोचा होगा कि दुर्जय अल्ट्रा बनिंग को, जो बाघों और भेड़ियों से भी अधिक भयानक प्रतीत होता था, अचानक मुड़कर भाग जाएगा। कोई भी दूसरे से तेज नहीं चलेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या हो रहा है? मो शेनकी और अन्य लोग मूक दृष्टि से देखते रहे जब एक महान रेड बुल नाइट ने ब्लड क्रिस्टल डबल एज्ड कुल्हाड़ी से सैकड़ों भागते हुए अल्ट्रा बन योद्धाओं का पीछा किया। असंख्य एवं शक्तिशाली अल्ट्रा बनिंग कोर पीछे मुड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए तथा उनमें लड़ने का साहस भी नहीं था। बैकवोट। लिन शेन का ग्रेट रेड बुल उनके घोड़ों की तुलना में बहुत तेज था और एक धीमे घोड़े को पकड़ रहा था। उसने तेजी से अपनी कुल्हाड़ी उठाए और उसे नीचे लाया और अल्ट्रा बन योद्धा के सिर की ओर वार किया। मिश्र धातु स्तर के अल्ट्रा बन योद्धा पहले से ही बुरी तरह डरे हुए थे। वे कांप रहे थे जब वे अपनी कुल्हाड़ियों को उठाने के लिए मुड़े, यहाँ तक कि उनमें वापस हमला करने का साहस भी नहीं था। उनकी मिश्र धातु की कुल्हाड़ियां लिन शेन की रक्त क्रिस्टल युद्ध कुल्हाड़ी के सामने कुछ भी नहीं थी, जिसने तुरंत हैंडल को काट दिया और योद्धा को उसके साथ दो भागों में विभाजित कर दिया। आगे भाग रहे अल्ट्रा बन योद्धाओं ने जब ये देखा तो वे और भी अधिक घबरा गए तथा सभी दिशाओं में बिखर गए। प्रत्येक ने अपने जीवन को सबसे अधिक महत्व दिया। अरे, वह महान रेड बुल नाइट किसकी सेवा करता है? वह भयंकर है। अजीब बात है, सिस्टम पर मुझे उसकी एक्सक्लूसिव छवि क्यों नहीं दिख रही? क्या वह इंसान नहीं है? वह अवश्य ही मनुष्य होगा। एलियंस मनुष्यों की सहायता नहीं करेंगे। मैंने सोचा था कि ल्यूबो अजेय है, लेकिन अभी भी ग्रेट रेड बुल नाइट जैसा एक भयंकर व्यक्ति है। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके पीछे बैग में फंसे युद्ध कुल्हाड़ियों और हेलमेटों को देखो। उसने कितने उच्च स्तरीय अल्ट्रा बन योद्धाओं को मार डाला है। बहुत बढ़िया, मो शेनकी बच गया। एक आदमी अल्ट्रा बन योद्धाओं की पूरी टीम का पीछा कर रहा है। हमारा ग्रेट रेड बुल नाइट कमाल का है। क्या अल्ट्रा बन योद्धा है? बेकार, उनमें से एक भी हमारे ग्रेट रेड बुल नाइट से लड़ने की हिम्मत नहीं करता। लिन शेन को 100 घुड़सवारों का पीछा करते देख हर कोई रोमांचित हो उठा और कामना करने लगा कि काश वे भी उसके साथ युद्ध के मैदान में शामिल हो पाते और हजारों मील दूर से दुश्मनों का वध कर पाते। कई लोग इस बात से हैरान थे कि फर्मामेंट प्रोजेक्शन सिस्टम पर उनकी कोई विशिष्ट छवि क्यों नहीं थी और उन्हें संदेह था कि वह मानव नहीं थे। मो शेन की सदमे से उबर गया और लिन शेन को वापस बुलाना चाहता था, लेकिन उसने तभी लिन शेन को अपने हाथ में पालतू लांचर उठाते देखा। उसने जो पालतू लांचर छोड़े थे वे पहले से ही उसका पीछा कर रहे थे और जल्द ही दूर घास की ढलानों के पीछे गायब हो गए। नहीं, रुको, कैमरे क्यों नहीं हैं? मैं अभी भी ग्रेट रेड बुल नाइट को मिनोटॉस का वध करते देखना चाहता हूँ। बहुत से लोग निराश थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। केवल वे लोग जो दायरे के राजा साधना उपकरण के माध्यम से टेलीपोर्ट किए गए थे, उनकी छवि थी। जैसे जैसे लिन शेन उनसे दूर होते गए, वे स्वाभाविक रूप से उसे देखना बंद कर देते थे। वह व्यक्ति कौन है जो इतना बहादुर और उग्र है? क्या यह ओयांग यूडू हो सकता है? मो शेनकी ने उस दिशा को देखा जिसमें ग्रेट रेड बुल नाइट गायब हो रहा था, एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ विचार कर रहा था। दर्शकों को पता था कि महान रेड बुल नाइट ओयांग यूडू नहीं था, क्योंकि उस समय ओयांग यूडू और उसके लोग क्रिस्टल आधारित प्राणियों के एक समूह का सामना कर रहे थे और एक कठिन लड़ाई में उलझे हुए थे। लिन शेन ने पेट लांचर के साथ मिनोटॉर का पीछा किया, जबकि अन्य मिनोटॉर को तुरंत इसका एहसास हो गया और वे उससे दूर हो गए, बिखर गए और भाग गए। लिन शेन को अपने पीछे आते देख मिनोटॉर हैरान और क्रोधित हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लिन शेन लगातार उसका पीछा क्यों कर रहा था। योद्धा, हमारे बीच पहले कोई दुश्मनी नहीं थी और हाल ही में कोई झगड़ा भी नहीं हुआ,
फिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मिनोटॉर ने जोर से पुकारा और अपने घोड़े को तेजी से चलने के लिए कहा। लिन शेन ने जवाब दिया, अपना हथियार सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, बस अपना सामान छोड़ दो और मैं तुम्हें जीने दूंगा। मैं अपना सामान पीछे छोड़ सकता हूं, लेकिन आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि आप मुझे नहीं मारेंगे? मिनोटॉर्स में चतुर लोग भी थे, सभी ऑगस्टमैन की तरह मूर्ख नहीं थे। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, लिन शेन अधीर हो गया। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं था, उसने सीधे एंजल रिवॉल्वर निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के मिनोटॉर पर गोली चला दी। मिनोटॉर चौंक गया और उसने जल्दी से अपनी विशाल कुल्हाड़ी को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन कुल्हाड़ी के ब्लेड पर पालतू जानवर के प्रहार की कोई आवाज नहीं आई। एक उत्परिवर्तित ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड ने एक विचित्र चाप बनाया, विशाल कुल्हाड़ी को दरकिनार करते हुए मिनोटॉर के सिर पर वार किया। अनगिनत पंजे उसके सिर से चिपके हुए थे, जो उसे पकड़ते हुए नीचे काट रहे थे। आह! मिनोटॉर बुरी तरह चिल्लाया और बड़े काले बैल की पीठ से गिर गया। जंगली उत्परिवर्तन अपने स्वामी को पहचानता है। ये स्पष्ट नहीं था कि यह सौभाग्य था या दुर्भाग्य, लेकिन ओयांग यूदू और कुछ लोगों को पहाड़ी क्षेत्र में भेज दिया गया। अपनी यात्रा शुरू करने के कुछ समय बाद ही उनका सामना 4 पंखों वाले ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन के एक समूह से हुआ। ड्रैगन के 2 जोड़े पंखों के साथ 4 पंखों वाले ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन का शरीर ग्रे क्वार्ट्ज जैसा दिखता था। वे 10 मीटर से अधिक लंबे थे और आमतौर पर चट्टानों और खायों पर बैठे थे। जब वे चट्टानी दीवारों पर लेटे थे तो वे उनके एक हिस्से की तरह दिखते थे, बिना बारीकी से देखे लगभग अदृश्य। जैसे ही ओयांग यूडू और अन्य लोग 4 पंख वाले ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन के क्षेत्र में दाखिल हुए, उन्होंने एक विशाल प्राणी को पहाड़ से नीचे गिरते देखा। इसे क्रिस्टल आधारित प्राणी के रूप में पहचानते हुए समूह काफी प्रसन्न हुआ, ये सोचकर कि शुरुआत से ही ऐसा पकड़ पाना एक अप्रत्याशित लाभ था। ऐसा लगा जैसे श्री तियान उन्हें खाना खिला रहे थे। लेकिन अगले ही पल उन्होंने 1 दर्जन से अधिक 4 पंखों वाले ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन को पहाड़ की दीवार से उड़ते हुए तेजी से उनकी ओर आते देखा। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि उनमें से एक, जो हरे रंग के मणि जैसा दिख रहा था, स्पष्टतः एक उत्परिवर्तित प्राणी था। समूह ने जल्दी से अपने पालतू जानवरों को सक्रिय किया और 4 पंख वाले ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन के साथ हाथापाई में शामिल हो गए। हालांकि ओयांग यूडू ने अपने पालतू जानवर को बाहर नहीं निकाला। इसके बजाय उसने उत्परिवर्तित 4 पंख वाले ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन को बड़ी दिलचस्पी से देखा, क्योंकि एक सफेद कवच, क्रिस्टल जैसा और जेड जैसा, धीरे धीरे उसके शरीर पर दिखाई दिया, जिसने उसे पूरी तरह से ढक दिया। उसका कवच काफी अनोखा था, जबकि अधिकांश म्यूटेटर के कवच काफी सरल होते हैं। उसका कवच एक संपूर्ण कवच के समान था। इसके अलावा कवच पर रहस्यमयी पैटर्न थे, जो बादलों और धुंध जैसे दिखते थे। दुर्भाग्य से लिन शेन बाय शेनफेई के कवच को नहीं देख सका, अन्यथा ओयांग यूडू के कवच को देखने पर उसे एहसास हुआ होता कि दोनों कितने समान थे, एक मर्दाना डिजाइन वाला और दूसरा स्त्री जैसा। उत्परिवर्तित 4 पंखों वाले ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन को भी कुछ आभास हुआ और उसने अपनी नजर ओयांग यूडू पर जमा दी, ड्रैगन की तरह दहाड़ते हुए और पंख फड़फड़ाते हुए उस पर हमला कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। धमाका। उत्परिवर्तित 4 पंखों वाला ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन अपनी तीव्र गति की उड़ान में ध्वनि विस्फोट उत्पन्न करता था तथा उसके शरीर के चारों ओर वायु विस्फोटों के छल्ले बन जाते थे। उत्परिवर्तित 4 पंखों वाला ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन उच्च गति की उड़ान में एक सुपर जेट की तरह ओयांग यूडू की ओर बढ़ा। जमीन पर गिरने से ठीक पहले उत्परिवर्तित 4 पंखों वाला ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन सतह से गुजरा तथा अपनी गति के कारण पीछे कुछ छवियां छोड़ गया। जैसे ही वह ओयांग यूडू से टकराने वाला था, उसने हल्के से छलांग लगाए और सहजता से उत्परिवर्तित 4 पंख वाले ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन की गर्दन पर सीधा उतरा। उसके हाथ उसके सिर पर लगे ड्रैगन के प्रत्येक सींग को पकड़ रहे थे। उत्परिवर्तित 4 पंखों वाला ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन क्रोध में सीधे आकाश में उड़ गया और ओयांग यूडू को अपनी गर्दन से उतारने के प्रयास में मुड़ने और घूमने लगा। ये हवा बहुत अच्छी लग रही है, छोटे ग्रे, तेज चलो। ओयांग यूडू आनंद ले रहा था। उत्परिवर्तित 4 पंख वाले ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन के हिंसक रोल और झटकों से अप्रभावित, उसे फेंकने में असमर्थ। उड़ान के दौरान वो बगल में भी उड़ रहा था। उसकी पीठ पहाड़ की दीवार से सटी हुई थी और वह दीवार का उपयोग करके ओयांग यूडू को नीचे गिराने का प्रयास कर रहा था। लगातार दरारों की आवाजों के साथ पहाड़ की दीवार पर कुछ 100 मीटर लंबी गहरी खरोंच बन गई, लेकिन ओयांग यूडू अभी भी चिपका हुआ था। बूम बूम बूम। उत्परिवर्तित 4 पंखों वाला ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन बार बार गति करता रहा,
जिससे आकाश में वायु विस्फोटों के चक्र बनते रहे, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। दर्शक अचंभित रह गए, क्योंकि कई साधारण लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें लगा कि यह बेहद लापरवाही थी। हालांकि आकाश में ओयांग यूडू अनियंत्रित रूप से हंस रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने हाथों को भी छोड़ दिया और सीधा बैठ गया, जबकि उत्परिवर्तित ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन तेज गति से ऊपर की ओर बढ़ रहा था, मानो वह सामने से भारी हवा के दबाव का आनंद ले रहा हो और पूरी तरह से ड्रैगन की गर्दन के चारों ओर लिपटे अपने पैरों की ताकत पर निर्भर था। छप छप। उसे हिला पाने में असमर्थ उत्परिवर्तित ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन अचानक तीर की तरह नीचे गिरा, 1 किलोमीटर की ऊंचाई से झील में गिरा, जिससे 10 मीटर से अधिक ऊंची लहरें पैदा हो गईं। ये तो बहुत पागलपन है। क्या ओयांग यूडू ऐसा करके खुद को नहीं मार डालेगा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह शायद नहीं करेगा, वह आखिरकार ओयांग यूडू है। तो क्या हुआ अगर वह ओयांग यूडू है? वह अभी भी इंसान है, वह भी मर सकता है। इस तरह की मौत की चाहत अच्छी नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही लोग बातचीत कर रहे थे, उन्होंने अचानक पानी के छींटे पड़ने की आवाज सुनी और उत्परिवर्तित ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन झील से निकलकर किनारे पर आ गया। ओयांग यूडू अभी भी उसकी गर्दन पर सवार था। आदमी और ड्रैगन दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे और हर जगह पानी बह रहा था। उत्परिवर्तित ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन का सिर झुक गया और ओयांग यूडू का शरीर नीचे खिसक गया। वह जमीन पर सीधा लेट गया। वह निश्चल होकर आकाश की ओर देख रहा था। मैंने क्या कहा? तुमने तो खुद ही खेल कर लिया ना। अगर आप जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे तो आप नहीं मरेंगे। क्या आप ठीक से व्यवहार नहीं कर सकते? ओयांग परिवार तबाह हो गया होगा। जिस उत्तराधिकारी को उन्होंने बड़ी मेहनत से पाला था, उसकी इस तरह मौत हो गई। लोगों ने देखा कि उत्परिवर्तित ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और उसे जमीन पर पड़े निश्चल ओयांग यूडू की ओर बढ़ाया, ये सोचकर कि वह उसे पूरा निगल जाएगा। अगले ही पल सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उत्परिवर्तित ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन ने ओयांग यूडू को काटा नहीं, बल्कि उसने अपने मुंह से एक छोटी ग्रे हरे रंग की चाबी थूक दी। मैंने अभी क्या देखा? एक जंगली क्रिस्टल आधारित प्राणी अपने स्वामी को पहचान रहा है। क्या मनुष्य ऐसा भी कर सकते हैं? मैंने तुमसे कहा था ओयांग यूडू है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे आम लोग समझ सकें। अरे क्रिस्टल आधारित प्राणी पहचान, क्या संभावना है? और यह एक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस भी है। मेरे क्षितिज का विस्तार करने के लिए फर्मेंट प्रोजेक्शन सिस्टम को धन्यवाद। क्या ये संभव है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अनगिनत ईर्ष्यालु, जलन या प्रशंसा भरी निगाहों के बीच ओयांग यूडू ने हाथ बढ़ाकर चाबी पकड़ ली, लेकिन उसने उसे दूर नहीं रखा। वह उठकर बैठ गया और उत्परिवर्तित ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन के सिर को गले लगा लिया। उसकी उंगलियां उसके गाल पर ग्रे हरे रंग के शल्कों को सहला रही थीं। उत्परिवर्तित ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन अत्यंत शांत था, उसमें प्रतिरोध का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। उत्परिवर्तित ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन को मुक्त करने के बाद ओयांग यूडू ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने पालतू कुंजी को उत्परिवर्तित ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन को वापस फेंक दिया। उत्परिवर्तित ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन ने चाबी को अपने मुंह में पकड़ लिया और पुनः ओयांग यूडू के सामने अपना सिर झुकाया। ओयांग यूडू ड्रैगन पर सवार हो गया और दहाड़ के साथ उत्परिवर्तित ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन ने अपने चारों पंख बेतहाशा फड़फड़ाए। ओयांग यूडू के साथ आकाश में उड़ते हुए सीधे बादलों की ओर बढ़ गया। अब से तुम मेरे छोटे ग्रे हो, ओयांग यूडू ने कहा। जैसे ही उसका कवच पीछे हटा, उसका असली रूप सामने आया। उसने अपनी बाहें फैला दी, अपने शरीर पर हवा के झोंकों का आनंद लेते हुए। ड्रैगन की दहाड़ से आकाश गूंज उठा और 4 पंख वाले ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन, जो अन्य म्यूटेटरों के साथ लड़ाई में लगे हुए थे, सब रुक गए और अपनी गर्दन ऊपर उठाकर आकाश में म्यूटेटेड ग्रे क्रिस्टल ड्रैगन और ओयांग यूडू को देखने लगे। इस बार ओयांग यूडू पूरे विश्व में सनसनी बन गया। सभी ने उसे ईश्वर के प्रेम आधार के प्रिय पुत्र के रूप में मान्यता दी। युवक, बहुत ज्यादा दिखावटी होना अच्छी बात नहीं है। आप ऐसा कहते हैं जैसे कि आप दिखावा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको क्षमता की आवश्यकता होगी। फिर्मामेंट प्रोजेक्शन सिस्टम के अस्तित्व में आने से पहले मुझे लगता था कि हमारे सुपर बेस के अलॉय म्यूटेटर पहले से ही बहुत मजबूत थे। अब मैं देखता हूँ, उसकी तुलना में अलॉय का कोई मतलब नहीं है। ओयांग यूडू, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुमसे शादी करूंगी। बस इतना ध्यान रखना कि तुम अपनी पहली शादी मेरे लिए ही रखना। आपको क्या लगता है कौन अधिक शक्तिशाली है, द ग्रेट रेड बुल नाइट या ओयांग यूडू? मुझे लगता है कि ओयांग यूडू थोड़ा ज्यादा मजबूत है।
एक जंगली उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस एक मास्टर को स्वीकार करता है। क्या आपने कभी ऐसी चीज के बारे में सुना है? मुझे अब भी लगता है कि द ग्रेट रेड बुल नाइट ज्यादा ताकतवर है। यही वो ताकतवर है जो देखते ही देखते पूरी अल्ट्रा बर्निंग कोर को भागने पर मजबूर कर देता है ना? कुछ देर तक सभी सुपर बेस इस विषय पर चर्चा करते रहे कि कौन अधिक शक्तिशाली है, द ग्रेट रेड बुल नाइट या ओयांग यूडू। ओयांग यूडू के समर्थकों की संख्या स्पष्ट रूप से अधिक थी, क्योंकि महान रेड बुल नाइट ने वास्तव में अपनी ताकत नहीं दिखाई थी, और आज तक कोई नहीं जानता था कि वह मानव भी था या नहीं। सिर्फ द ग्रेट रेड बुल नाइट और ओयांग यूडू ही नहीं, रियल्म किंग प्लेनेट पर अधिक से अधिक युवा अभिजात वर्ग आश्चर्यजनक प्रतिभा और लड़ाकू क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे थे। वास्तव में रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस से भेजे गए सभी मानव सुपर बेस से थे, जिनमें प्रमुख परिवारों द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए गए प्रमुख उत्तराधिकारी भी शामिल थे। ये कहा जा सकता है कि वे उस समय सभी मानवता में सबसे कुलीन युवा थे। 116 उत्परिवर्ती लौह मुर्गा। बैकवोट। लिन शेन को नहीं पता था कि अन्य लोग उसकी तुलना ओयांग यूडू से कर रहे थे, और अगर उसे पता भी होता तो उसे कोई परवाह नहीं होती, खासकर इस समय तो बिल्कुल नहीं। तुम छोटे कमीने, मुझे पकड़ने मत देना, नहीं तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। लिन शेन ने पानी की थैली को जमीन पर जोर से पटक दिया। अल्ट्रा बन योद्धा को मारने और ऊन को काटने के बाद लिन शेन ने बेस वेरिएंट प्राणियों और अन्य मिनोटॉस की खोज जारी रखी। जहां उसने अल्ट्रा बन योद्धा को मारा था, वहां से थोड़ी दूरी पर एक घास के टीले के नीचे लिन शेन ने एक बहुरंगी लौह मुर्गा की खोज की। साधारण लौह मुर्गे कच्चे लोहे के रंग के होते थे, लेकिन इस मुर्गे के पंख बहुरंगी और असाधारण रूप से चमकीले थे। टीले के आसपास के क्षेत्र में इतने सारे उत्परिवर्ती जहरीले कीड़ों को मारने के बाद यह पहली बार था जब लिन शेन ने एक उत्परिवर्ती लौह मुर्गा देखा था। यह मानते हुए कि यह छोटा स्टील लेवल उत्परिवर्तन एक ही गोली से गिर जाएगा, लिन शेन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और टीले के ऊपर से दूर से गोली चला दी। अप्रत्याशित रूप से म्यूटेंट आयरन रोस्टर जमीन पर गिर गया और गायब हो गया। जब लिन शेन दौड़कर वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि जहां म्यूटेंट आयरन रोस्टर गिरा था, वहां एक फुटबॉल के आकार का घास का गड्ढा था। छेद के पास की घास को हटाकर अंदर देखने पर उससे लगा कि म्यूटेंट आयरन रोस्टर का शरीर वहां गिरा हुआ है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गड्ढा गहरा नहीं था, फिर भी वह एक कोने पर मुड़ गया था, और यह स्पष्ट नहीं था कि वह कहां जाता है। क्या अभी किया गया शॉट चूक गया? लिन शेन ने आश्चर्य जताया। हालांकि उसने 20 से ज्यादा की स्पीड वाला पेट लॉन्चर इस्तेमाल किया था, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे स्टील के जीव चकमा दे सके, है न? जैसे ही वह खोज के लिए एक पालतू जानवर को गड्ढे में भेजने वाला था, उसने पीछे से खटपट की आवाज सुनी। पीछे मुड़कर उसने देखा कि म्यूटेंट आयरन रूस्टर टीले के दूसरी तरफ एक और घास के छेद से अपनी गर्दन बाहर निकाल रहा था, अभी भी लिन शेन की तरफ पुकार रहा था जैसे कि उसे ताना मार रहा हो। तुम्हारे पास स्वर्ग जाने का मौका था और तुमने उसे नहीं लिया, अब नरक दस्तक दे रहा है और तुम उसे आमंत्रित कर रहे हो। लिन शेन ने जल्दी से गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक निकाली, इस बार उसे यकीन था कि गोली लग जाएगी। हालांकि जैसे ही उसने गोली चलाई, आयरन रूस्टर ने तेजी से पीछे खींच लिया और पालतू जानवर टीले से जा टकराया, जिससे घास उड़ने लगी, लेकिन आयरन रूस्टर को गोली नहीं लगी। लिन शेन निरीक्षण करने के लिए दौड़े और पाया कि पिछले छेद की तरह इस छेद में भी एक मोड़ था। इससे पहले कि लिन शेन बारीकी से जांच कर पाता, दूसरी दिशा से बांध देने की आवाज आए। लौह मुर्गे ने कहीं और एक छेद से अपनी गर्दन बाहर निकाली थी। लिन शेन के लिए यह बहुत क्रोधित करने वाली बात थी, क्योंकि उकसावे की बात बहुत स्पष्ट थी। लिन शेन ने शांत मुखौटा बनाए रखा, म्यूटेंट आयरन रूस्टर की दिशा में न देखने का नाटक करते हुए चुपचाप अपने एंजल रिवॉल्वर को वापस ले लिया, ये सोचते हुए, मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपकी गर्दन तेजी से पीछे हटती है, या मेरी गोलियां तेज होती हैं। वह दूसरी दिशा में चलने का नाटक करते हुए अचानक मुड़ा और गोली चला दी। म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड बिजली की तरह चमक उठा। इस बार तुम बच नहीं पाओगे, लिन शेन ने खुद से सोचा, लेकिन वह सदमे में आ गया क्योंकि उसका निशाना फिर से चूक गया और म्यूटेंट आयरन रूस्टर एक बार फिर पीछे हट गया। असंभव है ना? क्या एक स्टील प्राणी एंजल रिवॉल्वर से निकली गोली को चकमा दे सकता है? लिन शेन को आश्चर्य हुआ क्योंकि म्यूटेंट आयरन रूस्टर दूसरे छेद में दिखाई दिया। अगले लगभग आधे घंटे तक लिन शेन एक वॉक ए मोल खेल के खिलाड़ी की तरह था, लगातार मायावी रूप से उत्परिवर्ती आयरन रूस्टर पर गोली चलाता रहा।
उसे आश्चर्य हुआ कि उसने एक बार भी गेंद नहीं मारी। म्यूटेंट आयरन रूस्टर भागा नहीं, वो उसके खिलाफ खड़ा रहा, जिससे लिन शेन अपना संयम खोने के कगार पर पहुंच गया। तो तुम मेरे साथ खेल खेलना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अपने दांत पीसते हुए लिन शेन ने 3 म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड निकाले और प्रत्येक को एक अलग छेद में घुसने को कहा। बैकवोट। उत्परिवर्तित काले बख्तरबंद सेंटीपीडों की गति के साथ जब तक वे गुफा में उत्परिवर्तित लौह मुर्गे का सामना करते, वे निश्चित रूप से उसे पकड़ लेते और उसके मुर्गे की जान ले लेते। किसने सोचा होगा कि 3 उत्परिवर्तित ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड के अंदर घुसने के बाद काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बजाय उत्परिवर्तित लोहे का मुर्गा दूसरे छेद से निकला, अपनी गर्दन को फैलाया और लिन शेन पर ऐसे चिल्लाया जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। क्या यह मुर्गी सचमुच आत्मा बन गई है? लिन शेन को अपने दिल में निराशा महसूस हुई। उसे अभी भी उम्मीद थी कि उत्परिवर्तित ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड उसे गुफा में पकड़ लेंगे। हालांकि वह बहुत निराश था और उसे नहीं पता था कि सेंटीपीड में बुद्धि की कमी है या गुफा के अंदर की स्थिति बहुत जटिल है। किसी भी स्थिति में लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी वे उस छेद तक नहीं पहुंच सके जहां उत्परिवर्तित लौह मुर्गा था। लिन शेन ने अनुमान लगाया कि गुफा के अंदर कई शाखाएं होंगी और 3 उत्परिवर्तित काले बख्तरबंद सेंटीपीड रास्ता न जानते हुए अंदर खो गए होंगे। सोचने के बाद लिन शेन ने अपने सभी पालतू जानवरों को बुलाया, प्रत्येक गुफा के प्रवेश द्वार को एक एक करके अवरुद्ध कर दिया और उत्परिवर्तित लोहे के मुर्गे को पकड़ने का निश्चय किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन शेन लगातार गोली चलाता रहा, जिससे उत्परिवर्तित आयरन रोस्टर को अलग अलग छेदों में जाना पड़ा। इस घास वाली ढलान पर वास्तव में 20 से ज्यादा छेद थे। NO12BIN.CO। सौभाग्य से लिन शेन के पास सभी प्रवेश द्वारों की रखवाली करने के लिए पर्याप्त पालतू जानवर थे। मैं देखना चाहता हूं कि इस बार तुम कहां भागोगे, लिन शेन ने कहा जब उसने देखा कि उत्परिवर्तित लोहे का मुर्गा कुछ समय बाद दिखाई नहीं दिया। वह जानता था कि अब तक सभी छेदों की रक्षा की जानी चाहिए और यह केवल समय की बात थी कि 3 उत्परिवर्तित काले बख्तरबंद सेंटीपीड उत्परिवर्तित लोहे के मुर्गे को पकड़ लेंगे। मेरे साथ खेलो, और मैंने अपने जीवन में कभी कोई गेम नहीं हारा है। वे के मूल गेम में भाई को हर बार पूरा स्कोर मिलता है, लिन शेन ने बेशर्मी से खुद से कहा। थोड़ी देर शेखी बघारने के बाद लिन शेन को कुछ ऊब महसूस हुई। चाहे वह कुछ भी कहे, वह अभी भी उत्परिवर्तित लोहे के मुर्गे द्वारा खेला जा रहा था और उसे मारने के लिए केवल धोखा देने का सहारा ही ले सकता था। जब वह उदास था, उसने अचानक देखा कि उत्परिवर्तित लोहे का मुर्गा पास ही के एक छेद से बाहर निकल आया और आगे बढ़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने लगा। जल्द ही उसी छेद से एक उत्परिवर्तित काला बख्तरबंद सेंटीपीड भी निकला। उत्परिवर्तित लोहे के मुर्गे की गति इतनी तेज नहीं थी। एंजल रिवॉल्वर की गोली से बचने का कारण मुख्य रूप से ये था कि उसने केवल अपना सिर बाहर निकाला और लिन शेन द्वारा गोली चलाए जाने पर उसे वापस ले लिया। शुद्ध गति के संदर्भ में यह उत्परिवर्तित लौह मुर्गा वास्तव में औसत स्टील लेवल प्राणी की तुलना में बहुत तेज था, गति में लगभग बेस म्यूटेंट मिश्र धातु के बराबर। इससे लिन शेन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने कभी भी किसी बेस वेरिएंट प्राणी को अपने स्तर की गति सीमा को तोड़ते नहीं देखा था। ये देखकर कि उत्परिवर्तित लोहे का मुर्गा उसके पास से ही निकल आया था, लिन शेन जल्दी से अपनी बिग रेड बुल पर सवार होकर वहां पहुंचा। वह उत्परिवर्तित लोहे के मुर्गे को जीवित पकड़ना चाहता था, ताकि देख सके कि उसमें क्या विशेष विशेषताएं हैं। उत्परिवर्तित लोहे का मुर्गा घास की ढलान के नीचे एक स्थान पर उतरा, अपने पंख फड़फड़ाते हुए। पीछा करने वाला उत्परिवर्तित काला बख्तरबंद सेंटीपीड भी उसके पास आ गया था, लेकिन लिन शेन ने सेंटीपीड को उसे काटने नहीं दिया। इसके बजाय वह बिग रेड बुल पर सवार होकर उसका पीछा करने लगा। धप! जैसे ही वह उत्परिवर्तित लोहे के मुर्गे को पकड़ने वाला था, उसके ठीक सामने लिन शेन ने अचानक महसूस किया कि उसका शरीर नीचे गिर रहा है। यहाँ एक बड़ा गड्ढा था, जो घास की पत्तियों से ढका हुआ था, बाहर से दिखाई नहीं दे रहा था। बिग रेड बुल सीधे उसमें घुस गया था और नीचे गिर गया था। अरे, यहाँ तो जाल है! लिन शेन चौंक गया। उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था और उसने बिग रेड बुल की पीठ पर पैर रखकर छलांग लगा दी और गड्ढे के बाहर जा गिरा। बिग रेड बुल और उत्परिवर्तित लोहे का मुर्गा दोनों नीचे गिर गए थे और लिन शेन जल्दी से नीचे देखने के लिए छेद के किनारे पर लेट गया। वह देख सकता था कि छेद बहुत गहरा और गहरा अंधेरा था, कुछ भी देखने में असमर्थ था, लेकिन उसने एक छप की आवाज सुनी जो दर्शाती थी कि वहां पानी था। सौभाग्य से लिन शेन अच्छी तरह से तैयार होकर आया था।
उसने जल्दी से अपने बैग से एक तेज टॉर्च निकाली और उसे छेद में डाल दिया 3 खजाने की पेटियां। तेज रोशनी नीचे चमकी और तुरंत यह स्पष्ट हो गया कि बिग रेड बुल नीचे था, लेकिन उत्परिवर्तित धातु मुर्गा कहीं दिखाई नहीं दिया। ये गड्ढा 10 मीटर से भी अधिक गहरा लग रहा था। घास की ढलान और मिट्टी की ऊपरी परत के अलावा बाकी हिस्सा धातु की चमक के साथ चमकती काली चट्टान थी। बिग रेड बुल पानी में खड़ा था, जो मुश्किल से उसकी पिंडलियों को ढक रहा था और बहुत गहरा भी नहीं था। टॉर्च की रोशनी पानी की सतह पर चमकती थी और सीधे नीचे तक जाती थी। यहाँ पानी साफ था और आप इसके आर पार देख सकते थे। लेकिन यह मुख्य मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये था कि लिन शेन ने अप्रत्याशित रूप से पानी में सोने जैसी दिखने वाली ईंटें देखी। हाँ, ईंटें। नीचे का हिस्सा सुनहरी ईंटों से पक्का था, लगभग नियमित लाल ईंटों के समान आकार का, जिन पर अस्पष्ट और अजीब पैटर्न दिखाई दे रहे थे। अरे, यहाँ मानव निर्मित वस्तुएं कैसे हो सकती हैं? क्या ये हो सकता है कि रियल किंग ग्रह पर वास्तव में मूल निवासी हो? लिन शेन यहाँ कई बार आ चुका था और कुछ स्थानों पर गया था, लेकिन उसने बेस वेरिएंट प्राणियों के अलावा मनुष्यों जैसा कोई भी विदेशी प्राणी नहीं देखा था। यद्यपि कुछ बेस वेरिएंट प्राणी बहुत बुद्धिमान होते हैं, यहाँ तक कि मनुष्यों से भी अधिक चतुर, फिर भी उनमें से बहुत कम ही कुछ कर पाते हैं। दूसरी ओर मानव सदृश जीवन रूप जैसे सेलेस्टियल्स और अल्ट्राबन जनजाति, सभी के पास अपनी स्वयं की प्रौद्योगिकी और विनिर्माण है। नीचे बिग रेड बुल द्वारा कोई खतरा न पाए जाने पर लिन शेन ने उत्परिवर्तित ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड को भी जांच के लिए नीचे भेजा और उसे भी कुछ भी खतरनाक नहीं मिला। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या ये हो सकता है कि तियानशिन ने प्राचीन क्षेत्र के राजा और 3 खजाने की पेटियों के बारे में जो कहानी बताई थी वह सच है? क्या ये वह जगह हो सकती है जहां प्राचीन क्षेत्र के राजा को दफनाया गया था? हालांकि लिन शेन को लगा कि ऐसा संयोग होना असंभव है, फिर भी वह उत्सुक था। चूंकि नीचे कोई खतरा नहीं था, इसलिए लिन शेन ने सुरक्षात्मक उपाय किए और सावधानीपूर्वक छेद में उतर गए। नीचे एक धनुषाकार नहर थी, जो स्पष्ट रूप से मानव निर्मित थी, पूरी तरह से सुनहरी ईंटों से बनी थी, विशाल, लगभग एक मेट्रो सुरंग जितनी बड़ी। पानी गहरा नहीं था, लेकिन बह रहा था, सुरंग के एक छोर से दूसरे छोर तक बह रहा था, और 100 मीटर आगे धारा एक कोने में मुड़ गई। रियल किंग कल्टीवेशन डिवाइस बिना किसी कारण के किसी को इस ग्रह पर नहीं ले जाएगा, और इस डिवाइस का नाम प्राचीन रियल किंग से मेल खाता है। क्या वास्तव में यहाँ कुछ हो सकता है? लिन शेन ने लगातार अपने चारों ओर अपनी टॉर्च चमकाए। जहां वह गिरा था, वहां मेहराबदार नहर में एक छेद था, किसी कारणवश एक बड़ा छेद ढह गया था, और कई सोने की ईंटें पानी में गिर गई थीं। लिन शेन ने परीक्षण के लिए एक सोने की ईंट उठाई। ये वास्तव में सोने की नहीं थी, लेकिन इसका रंग और बनावट सोने के समान थी। हालांकि ये पदार्थ सोने से कहीं अधिक कठोर था, संभवतः ये किसी प्रकार का मिश्र धातु था। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए इतनी सारी मिश्र धातु सामग्री का उपयोग करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। लिन शेन अधिक उत्सुक हो गया और उसने ये देखने का फैसला किया कि अंदर क्या है। बेशक वह अकेले नहीं जा सकता था। उसने सफेद जेड टाइगर को बुलाया और उसे आगे चलने को कहा। वे नदी के ऊपर की ओर बहुत दूर नहीं गए थे जब वे अंत तक पहुंच गए, जहां सिर्फ एक स्लुइस गेट था। गेट के पार भूमिगत धारा थी और कुछ नहीं था। लिन शेन के पास पीछे मुड़ने और नहर के किनारे कुछ मोड़ लेकर नीचे की ओर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी अचानक उसके सामने दृश्य खुल गया। वह क्या है? लिन शेन ने जो कुछ अपने सामने देखा उससे वह पूरी तरह चकित रह गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। नहर का अंत एक विशाल भूमिगत गुफा की ओर जाता था। नहर का मुंह गुफा की दीवार पर मध्य ऊंचाई पर स्थित था। नहर से पानी एक छोटे झरने की तरह गुफा के अंदर गिरता था। भूमिगत स्थान की दीवारों पर इसी तरह की नहरें थीं, जो पानी से बह रही थीं। भूमिगत गुफा की पूरी छत तारों भरे आकाश की तरह चमक रही थी, तथा चारों ओर चमकते क्रिस्टल बिखरे हुए थे, जो पूरे स्थान को प्रकाशित कर रहे थे। नहर के बाईं ओर एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जो स्याही की तरह काली थी, फिर भी उस पर प्रतिदीप्ति की अनगिनत झलकें थीं, जो प्रकाश से प्रकाशित क्वार्ट्ज की चमक जैसी थी। मूर्ति का डिजाइन अजीब था। एक व्यक्ति आधा झुका हुआ था, जिसके दोनों हाथ और पीठ एक तारों वाले गुंबद को सहारा दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह मुद्रा बल लगाकर तारों से भरी तिजोरी को उठाने की कोशिश कर रही हो, जो सफलता से पहले के क्षण में कैद की गई थी। नीचे की मंजिल में पानी भरा हुआ था, लेकिन पानी गहरा नहीं लग रहा था। धारा भूमिगत गुहा के एक तरफ से एक गहरी गुफा की ओर बह रही थी। लिन शेन की आंखें अचानक चमक उठी जब उसने मूर्ति के पैरों के पास एक पत्थर की चौकी देखी, जिस पर 3 संदूक रखे थे जो सोने की तरह चमक रहे थे।
हे भगवान, क्या ये हो सकता है कि भाग्य मेरे रास्ते में आया है और मैं गलती से प्राचीन क्षेत्र के राजा के 3 खजाने की पेटियों पर ठोकर खाए हूँ, जिन्हें तियानशिन ने भी बेसब्री से खोजा था। लिन शेन हैरान और खुश दोनों था। लेकिन निश्चित रूप से मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। लिन शेन ने बहुत आशावादी होने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने किसी भी संभावित खतरे की जांच करने के लिए उत्परिवर्तित ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड को पहले नीचे भेजा। भूमिगत गुहा का चक्कर लगाने के बाद उत्परिवर्तित काले बख्तरबंद सेंटीपीड को पानी में कोई अन्य प्राणी या जाल या कोई बेस वेरिएंट प्राणी नहीं मिला। लिन शेन ने फिर एक और आदेश दिया, जिसमें उसे पत्थर के आधार पर उड़ने का निर्देश दिया गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उत्परिवर्तित काला बख्तरबंद सेंटीपीड आसन पर उतरा और धीरे धीरे रेंगते हुए स्वर्ण खजाने की एक पेटी की ओर बढ़ा और शीघ्र ही उससे संपर्क स्थापित कर लिया। कोई असामान्यता नहीं हुई और लिन शेन को खुशी की लहर महसूस हुई। उसने उत्परिवर्तित काले बख्तरबंद सेंटीपीड को खजाने की पेटी उठाने का आदेश दिया। छाती बहुत बड़ी नहीं थी, बस एक जूते के डिब्बे से थोड़ी बड़ी थी। सेंटीपीड ने छाती के चारों ओर अपना शरीर लपेट लिया और अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसे उठाने की कोशिश की। हालांकि चाहे कितनी भी कोशिश की गई हो, सोने का खजाना वाला संदूक टस से मस नहीं हुआ, जिससे ये आश्चर्य होता रहा कि शायद ये बहुत भारी था या किसी विशेष डिजाइन के कारण ऐसा हुआ था। स्वयं जोखिम नहीं उठाना चाहते हुए लिन शेन ने उत्परिवर्तित काले बख्तरबंद सेंटीपीड को आदेश दिया कि वह संदूक पर लगे ताले को काटने का प्रयास करे, ताकि देख सके कि क्या इसे खोला जा सकता है और अंदर क्या है। परिणाम कुछ हद तक आश्चर्यजनक था। उत्परिवर्तित ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड, जो पहले से ही क्रिस्टल बेस स्तर पर शीर्ष पालतू जानवर था, छाती पर एक भी निशान नहीं छोड़ सका। इससे लिन शेन को और अधिक विश्वास हो गया कि शायद ये वास्तव में प्राचीन राज्य के राजा के खजाने के बक्से थे। साधारण सामग्री निश्चित रूप से इतनी कठोर नहीं होगी। लिन शेन ने उत्परिवर्तित काले बख्तरबंद सेंटीपीड को अन्य 2 संदूकों को खोलने का प्रयास करने को कहा, लेकिन परिणाम वही रहा, न तो उन्हें खींचा जा सका और न ही चबाया जा सका। लिन शेन ने अपनी जेब से सोने के क्रिस्टल जैसी 2 चाबियां निकाली और संदूकों पर लगे तालों की बारीकी से जांच की। आकार को देखते हुए ये वास्तव में इन संदूकों को खोलने की चाबियों की तरह लगता है, लिन शेन ने मन ही मन सोचा। एक चाबी तियानशिन से छीन ली गई और दूसरी ये के पास मिली। जहां तक इस सिद्धांत का सवाल है कि ये चाबियां वास्तव में प्राचीन राज्य के राजा के खजाने की थीं, लिन शेन को इस पर संदेह था। चलो एक बार कोशिश करते हैं, अगर वे हैं तो क्या होगा। बेशक लिन शेन खुद ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा। उसने उत्परिवर्तित ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड को वापस बुलाया और उससे फिर से कुर्सी की ओर उड़ने से पहले अपने पंजों से एक चाबी पकड़ने को कहा। उत्परिवर्तित काला बख्तरबंद सेंटीपीड आसन पर उतरा और लिन शेन के निर्देशों का पालन करते हुए उसने सबसे बाईं ओर के खजाने के ताले में चाबी डाल दी। कई प्रयासों के बाद भी चाबी अंदर नहीं गई। मुझे पता था, मैं इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता हूँ। लिन शेन ने अनिच्छा से उत्परिवर्तित ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड को एक और छाती आजमाने का निर्देश दिया। इस बार आश्चर्यजनक रूप से चाबी आसानी से अंदर चली गई और एक क्लिक के साथ संदूक का ताला खुल गया और संदूक का ढक्कन थोड़ा सा खुल गया। संदूक खोलो। नए उत्साह के साथ लिन शेन ने एक बार फिर उत्परिवर्तित काले बख्तरबंद सेंटीपीड को आदेश दिया। उत्परिवर्तित काले बख्तरबंद सेंटीपीड की पूंछ मुड़ी और खजाने की पेटी का ढक्कन तुरंत खुल गया, जो लिन शेन की कल्पना से कहीं अधिक आसानी से हुआ। इसमें कोई जटिल तंत्र नहीं था। संदूक के अंदर एक सफेद अंडा और एक क्रिस्टल टैबलेट रखा हुआ था। क्रिस्टल टैबलेट से प्रकाश की एक किरण निकली, जिसने पाठ की कई पंक्तियों को हवा में प्रक्षेपित कर दिया। हे भाग्यवान, कृपया धैर्यपूर्वक निम्नलिखित सामग्री पढ़ें। यदि आप पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाने के लिए तैयार हैं, तो इस संदूक के भीतर की वस्तुओं को ले लें, अन्यथा कृपया संदूक को फिर से बंद कर दें और भाग्य के अगले व्यक्ति की प्रतीक्षा करने के लिए चाबी दे दें। इसका क्या मतलब है? मैं सिर्फ एक अंडा लेता हूं और तुम चाहते हो कि मैं पूरी दुनिया का दुश्मन बन जाऊं। अपनी बकवास बंद करो। लिन शेन स्वाभाविक रूप से ऐसी बकवास पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने उत्परिवर्तित ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड को सीधे अंडे को छाती से बाहर निकालने दिया। संदूक से अंडा निकालने के बाद क्रिस्टल टैबलेट ने पाठ की कुछ और पंक्तियां प्रक्षेपित की। मैं आपकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प से संतुष्ट हूं, लेकिन सिर्फ ये गुण होना ही काफी नहीं है। चूंकि आपने पूरी दुनिया को दुश्मन बनाने का फैसला कर लिया है, तो इस इवोल्यूशन स्किल को स्वीकार करें। ये पूरी दुनिया का विरोध करने में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सफलतापूर्वक जीवित रहेंगे।
इस अंश को कुछ समय तक प्रदर्शित करने के बाद क्रिस्टल टैबलेट से नया पाठ प्रक्षेपित किया गया। सबसे पहले 7 बड़े अक्षर दिखाई दिए, जीवन के लिए लालच और मृत्यु के भय का अमृत। उसके बाद मुख्य विषय वस्तु दिखाई दी। विकास कौशल के लिए ये कैसा नाम है? क्या तुम गंभीर हो? इस तरह के विकास कौशल के साथ मैं पूरी दुनिया का दुश्मन बन सकता हूँ। लिन शेन ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे लगा कि जिस व्यक्ति ने ये खजाना छोड़ा है वह मजाक कर रहा होगा। शुरू में उसे संदेह था कि यह संदूक प्राचीन राज्य के राजा द्वारा छोड़ा गया होगा और उसे इसके अंदर खजाने के बारे में आशा थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि यह सचमुच प्राचीन राज्य के राजा की सबसे मूल्यवान संपत्ति होती तो वह सचमुच बहुत धनी हो जाता। लेकिन कौन जानता था कि अंदर सिर्फ एक अंडा था, और फिलहाल ये बताना असंभव था कि यह किस स्तर का बेस म्यूटेशन अंडा था। हालांकि इन शब्दों से उसे यह आभास हुआ कि ये शब्द प्राचीन क्षेत्र के राजा द्वारा नहीं छोड़े गए थे। आखिरकार प्राचीन क्षेत्र का राजा कभी ब्रह्मांड का शासक था। उसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति महज एक बेस म्यूटेशन अंडा कैसे हो सकती है? और फिर वहां था जीवन के लिए लालच और मृत्यु का डर अमृत। सिर्फ नाम सुनने में गंभीर नहीं लगता था, ऐसा कुछ नहीं जो ब्रह्मांड का एक संप्रभु विकास कौशल के रूप में पीछे छोड़ देगा। लिन शेन ने चाहे जो भी सोचा हो, क्रिस्टल टैबलेट ने जीवन के लालच और मृत्यु के भय के अमृत की सामग्री को प्रक्षेपित करना शुरू कर दिया। लिन शेन ने एक पल के लिए सोचा और जल्दी से अपने बैग से कागज और एक कलम निकाला ताकि पहले क्रिस्टल टैबलेट द्वारा प्रक्षेपित सामग्री को लिख सके। क्या होगा यदि प्राचीन क्षेत्र का राजा अनपढ़ हो और नाम बताने में बुरा हो, और यद्यपि नाम आकर्षक न हो परंतु विकास कौशल अपने आप में मूल्यवान हो? जीवन के लालच और मृत्यु के भय का अमृत की विषय वस्तु काफी लंबी थी। कागज और कलम के बिना वह वास्तव में इतने कम समय में ये सब याद नहीं कर सकता था। NOLBIN.CO। सारी सामग्री लिखने के बाद जब लिन शेन ने जीवन के लालच और मृत्यु के भय के अमृत को फिर से देखा तो उसने देखा कि अंत में नए पात्र दिखाई दिए थे। अगर आपने पहले ही जीवन के लिए लालच और मृत्यु के डर का अमृत लिख लिया है तो ये साबित होता है कि आपकी योग्यता पास होने लायक है। अगर आपने इसे अभी तक याद नहीं किया है तो अब और कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी योग्यता के साथ इसका अभ्यास करना भी व्यर्थ होगा। बेहतर होगा कि आप चीजें अभी नीचे रख दें और चले जाएं, शायद आप लंबी जिंदगी जी पाएं। जब ये पंक्तियां प्रकाशित हुईं, तो जीवन के लालच और मृत्यु के भय का अमृत की सामग्री पहले ही लुप्त हो चुकी थी। लिन शेन ने मन ही मन सोचा, क्या यह आदमी पागल है? क्या उसे कागज और कलम नाम की चीज के बारे में नहीं पता? कागज और कलम के बिना भी क्या उपकरण वाले लोग तस्वीरें नहीं ले सकते या वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते? तुम्हारी नौटंकी का क्या फायदा? कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद मानो उसे यह आभास हो गया हो कि अंडा वापस नहीं रखा गया है, क्रिस्टल टैबलेट ने नया पाठ प्रक्षेपित किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। चूंकि तुमने अपना फैसला कर लिया है तो तुम जाओ। जीवन और मृत्यु भाग्य द्वारा निर्धारित होते हैं, धन और सम्मान स्वर्ग के हाथों में है। बच्चे, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। जब ये पाठ समाप्त हुआ तो क्रिस्टल टैबलेट पर प्रकाश की किरण वापस आ गई और गायब हो गई तथा अपनी मूल स्थिति में लौट आए। ये सब क्या है? क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? लिन शेन ने पुनर्विचार किया, ये व्यक्ति बहुत मनोरंजक है। जब ऐसा है तो मुझे इससे बुरा कुछ नहीं करना चाहिए। लिन शेन ने एक पल के लिए सोचा और अपने बैग में टटोला, एक साधारण स्टील पॉइजन मधुमक्खी का अंडा निकाला जिसे उसने पहले उठाया था और उत्परिवर्तित ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड को उसे उसके अंदर रखने दिया। उन्होंने कहा, यदि बाद में कोई और आए तो उसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उत्परिवर्तित काले बख्तरबंद सेंटीपीड ने ढक्कन को जोर से दबाया और खजाने का संदूक पुनः बंद हो गया। एक और चाबी है। यह आखिरी खजाने की तिजोरी से मेल खाना चाहिए, है ना? लिन शेन ने पिछली चाबी को वापस ले लिया और एक और चाबी निकाली और उसे उत्परिवर्तित ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड को सौंप दिया ताकि वह आखिरी तिजोरी खोल सके। ये चाबी ये की थी और लिन शेन को यकीन नहीं था कि यह संदूक खोल पाएगी। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि चाबी ने आसानी से अंतिम खजाने का बक्सा खोल दिया। बीच वाली संदूक की तरह इसके अंदर भी एक सफेद अंडा था और एक क्रिस्टल स्लैब था जिस पर पाठ छपा हुआ था। जिन लोगों को यह चिंता हो, कृपया निम्नलिखित सामग्री को धैर्यपूर्वक पढ़ें। यदि आप पूरी दुनिया के दुश्मन बनना चाहते हैं तो कृपया संदूक के अंदर जो कुछ भी है उसे ले लें। अन्यथा कृपया संदूक को फिर से बंद कर दें और चाबी किसी और को दे दें ताकि भाग्य के अगले व्यक्ति के आने का इंतजार किया जा सके।
फिर से वही चाल। लिन शेन को ये बात कुछ हद तक नागवार गुजरी। एड्स बाय पब फ्यूचर। दरअसल अंदर लेने के बाद क्रिस्टल स्लैब ने वही पाठ प्रक्षेपित किया जिसमें कहा गया था कि एक विकास कौशल था जो पूरी दुनिया का सामना करने के लिए उसकी पूंजी होगी, फिर भी वही पुरानी दिनचर्या। लिन शेन ने शुरू में सोचा था कि यह जीवन के लालच और मृत्यु के भय का अमृत होगा, लेकिन प्रक्षेपण पहले से अलग था। विकास कौशल का नाम सीधे तौर पर बताने के बजाय पहले इसमें पद्य की कई पंक्तियां दिखाई गईं। मूल रूप से मैं एक नश्वर प्राणी हूँ जिसका रात्रि के आकाश में पैर रखने का कोई इरादा नहीं है। स्वर्ग मेरा इंतजार नहीं करेगा, फुर्सत में मैं दिव्य न्यायालय में कदम रखता हूँ। उन पंक्तियों के फीके पढ़ने के बाद ही विकास कौशल का नाम अमर न्यायालय पर कदम रखना प्रक्षेपित हुआ। ये काफी साहसिक है, पिछले जीवन के लिए लालच और मृत्यु के डर का अमृत से भी अधिक साहसी। हालांकि इसमें अभी भी क्षुद्रता के संकेत हैं। लिन शेन ने मन ही मन आलोचना की। उन्होंने कागज और कलम निकाला जिसका उद्देश्य स्टेपिंग ऑन द इमोर्टल कोर्ट की विषय वस्तु को रिकॉर्ड करना था। अप्रत्याशित रूप से निम्नलिखित प्रक्षेपण पाठ का नहीं बल्कि मानवीय चित्रों का था। अच्छा हुआ कि मैंने बचपन में संगीत, शतरंज, सुलेख और पेंटिंग जैसी सभी तरह की चीजों का अध्ययन किया। हालांकि मैं कुशल नहीं हूँ, फिर भी मेरे पास कुछ कौशल है, अन्यथा ये वास्तव में मुझे परेशान कर देता। लिन शेन ने टिप्पणी की क्योंकि उसने प्रोजेक्ट किए गए चित्रों को देखा और तुरंत स्केच बनाना शुरू कर दिया। लिन शेन सिर्फ विनम्र नहीं थे, वो वास्तव में बहुत कुशल नहीं थे। प्रक्षेपण जीवंत थे और हालांकि वे चेहरे के विवरण के बिना केवल छायांकन थे, उन्होंने भावना को अच्छी तरह से व्यक्त किया। लिन शेन ने आखिरकार एक छड़ी जैसी आकृति बनाई। सौभाग्य से हालांकि उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वे छाया की हरकतों को कैद करने में कामयाब रहे। छायाएं लगातार बदलती रहीं और कई चित्र प्रक्षेपित किए गए जिनमें से प्रत्येक में मानव छायाओं की अलग अलग मुद्राएं दिखाई गईं। लिन शेन ने भी प्रत्येक के लिए छड़ी के आकार बनाए, ये जाने बिना कि कितना समय बीत गया था। आखिरकार कोई और प्रक्षेपण नहीं बचा था। सामान्य अनुनय विनय का पालन किया गया, लेकिन लिन शेन ने सलाह को नजरअंदाज कर दिया और क्रिस्टल स्लैब अपने मूल स्वरूप में लौट आया। लिन शेन ने अपने द्वारा बनाए गए छड़ीनुमा आकृतियों को देखा जिनकी कुल संख्या 100 से भी अधिक थी और प्रत्येक आकृति अलग अलग मुद्रा में थी। अच्छी बात है कि मैं चतुर हूँ, लिन शेन ने अपने चित्रों को देखकर खुशी जताई। जैसी कि उम्मीद थी, लिन शेन ने एक और साधारण बेस म्यूटेशन अंडा लिया और उसे संदूक के अंदर रख दिया, फिर उसे फिर से बंद कर दिया और चाबी वापस ले ली। मैं भविष्य में इन 2 चाबियों को आगे बढ़ाने का अवसर ढूंढूंगा। लिन शेन ने इस संभावना के बारे में सोचा कि शायद किसी दिन कोई फिर से चाबियां लेकर यहाँ आएगा जिससे उन्हें कुछ हासिल हो जाएगा। अचानक लिन शेन ने एक आवाज सुनी जो गहरे भूमिगत से आती हुई प्रतीत हुई। अध्याय 119 दुनिया का सबसे सुंदर आदमी। लिन शेन ने जल्दी से उत्परिवर्तित काले बख्तरबंद सेंटीपीड को छिपा दिया और खुद थोड़ा पीछे हट गई, जलमार्ग में छिप गई और चुपचाप नीचे की स्थिति का निरीक्षण किया। कुछ ही देर में लिन शेन ने गुफा के सबसे गहरे हिस्से से एक मोज़ेक आकृति को बाहर निकलते देखा। हाँ, वह बाय शेनफेई ही होगी, है ना? वह यहाँ क्या कर रही है? लिन शेन केवल इतना ही समझ पाया कि यह एक महिला की मोज़ेक आकृति थी। वह स्पष्ट रूप से ये देखने में असमर्थ था कि वह वास्तव में कैसी दिखती थी। बाय शेनफेई के अलावा उसने किसी दूसरे व्यक्ति को मोज़ाइक से ढका हुआ नहीं देखा था। जब वह इस बारे में सोच ही रहा था तो उसने गुफा की गहराई से एक के बाद एक कई आकृतियां उभरती देखीं। करीब से निरीक्षण करने पर लिन शेन चौंक गया। सभी आकृतियों के शरीर क्रिस्टल गोल्ड के थे। प्रत्येक के पास 3 जोड़ी भुजाएं और 3 चेहरे थे जो दुष्ट भूतों जैसे लग रहे थे। उनके 6 हाथों में चाकू, तलवारें, घेरे, मोहरें, ढालें और अंगूठियां जैसे अलग अलग क्रिस्टल गोल्ड हथियार थे। केवल अपनी गति के आधार पर वे उत्परिवर्तित काले बख्तरबंद सेंटीपीड से कमतर नहीं थे और बहुत संभवतः उत्परिवर्तित क्रिस्टल आधारित प्राणी थे। कुछ ही समय में 3 सिर और 6 भुजाओं वाले 1 दर्जन से अधिक राक्षस बाहर निकले और बिना रुके बाय शेनफेई का पीछा करने लगे। एक पल के लिए बाय शेनफेई ने ऊपर के जलमार्ग पर ध्यान नहीं दिया और सोचा कि वह एक मृत अंत तक पहुंच गई है, इसलिए उसे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा और 3 सिर और 6 भुजाओं वाले राक्षसों ने उसे घेर लिया। तुरंत एक क्रूर लड़ाई शुरू हो गई। इससे पहले जब बाय शेनफेई और विशालकाय राजा के बीच लड़ाई हुई थी, तब भी लिन शेन ने सोचा था कि बाय शेनफेई कुछ खास नहीं है और अधिक प्रशिक्षण के साथ यहाँ तक कि उन धोखेबाज अग्निबीज क्षमताओं का उपयोग किए बिना भी वह उसे कड़ी टक्कर दे सकता है।
लेकिन अब बाई शेनफेई को अकेले 10 से अधिक का सामना करते हुए देखकर वे 3 सिर वाले और 6 भुजाओं वाले राक्षस कुछ समय के लिए उसका कुछ नहीं कर सके, जिससे वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। प्रतिभा सिद्धांत वास्तव में असाधारण रूप से मजबूत है। लिन शेन ने अपने छिपने की जगह से लड़ाई देखी, अपना सिर दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इस डर से कि राक्षस उसे खोज लेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही वह सोच रहा था कि चुपचाप जलमार्ग से भाग जाना चाहिए या नहीं, उसने नीचे से चीखें सुनी। 3 सिर और 6 भुजाओं वाले राक्षसों में से एक को बाई शेनफेई ने तुरंत 3 बार थप्पड़ मारे, जिससे उसके तीनों सिर चकनाचूर हो गए। अचानक बाई शेनफेई को एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लग गया। न केवल उसकी गति बहुत तेज हो गई, बल्कि वह एक प्रेत की तरह अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ने लगी। राक्षस जो उसके बराबर ही थे, अब वध के लिए रखे गए मेमनों की तरह लग रहे थे, और बाई शेनफेई ने एक पल में उनमें से कई को मार डाला। लिन शेन को पता था कि बाई शेनफेई ने कुछ विशेष क्षमता का उपयोग किया होगा, अन्यथा उसकी युद्ध शक्ति इतनी भयानक स्तर तक नहीं बढ़ी होगी। ये सिर्फ एक शर्म की बात थी कि वह मोज़ाइक से ढकी हुई थी, इसलिए लिन शेन उसमें कोई बदलाव नहीं कर सका। 3 सिर और 6 भुजाओं वाले राक्षसों की जीवन शक्ति बहुत मजबूत थी। वे अपनी भुजाओं को काटने या शरीर में छेद करने के बाद भी नहीं मरते थे, और वे कटे हुए अंगों को फिर से जीवित कर सकते थे और अपने घावों को ठीक कर सकते थे। उन्हें मारने का एकमात्र तरीका ये था कि थोड़े समय में लगातार 3 सिर तोड़ दिए जाएं, जिससे उनका जीवन सचमुच समाप्त हो जाएगा। बाई शेनफेई युद्ध की देवी की तरह थी, और थोड़े समय में उसने 9 राक्षसों को मार डाला था। हालांकि उसकी अपनी हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि लिन शेन ने देखा कि उसकी गति और ताकत स्पष्ट रूप से कम होने लगी थी। राक्षस इतने सारे साथियों को खो चुके थे, फिर भी निडर होकर आगे बढ़े। बाई शेनफेई अब हताश होकर जल्दी जल्दी 3 और राक्षसों को मार डाला। उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थी, तथा शेष बचे कुछ राक्षस उस पर आक्रमण कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्हें भय का बिल्कुल भी पता नहीं था। बाई शेनफेई ने मुंह में ताजा खून उगल दिया और अगले ही पल उसकी गति और शक्ति फिर से उभर आए। उसकी तेज गति ने कई प्रतिबिंब बनाए। लगभग एक ही समय पर शेष सभी राक्षसों के सिर उसके द्वारा उड़ा दिए गए। राक्षसों की लाशें बिखरी पड़ी थीं, और पानी में खड़े बाई शेनफेई ने कई बार खून थूका और अंततः गिरकर पानी में बैठ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेहोश हो जाओ, बस बेहोश हो जाओ। लिन शेन ने मन ही मन प्रार्थना की, अगर बाई शेनफेई यहाँ बेहोश हो गई तो क्या उसे उसके बगल में सोने का मौका नहीं मिलेगा। दुर्भाग्य से भाग्य ने उसकी इच्छा पूरी नहीं की। बाई शेनफेई बेहोश नहीं हुई, बल्कि लड़खड़ाती हुई अपने पैरों पर खड़ी हुई और पानी में बहते हुए पत्थर के मंच की ओर अस्थिर तरीके से आगे बढ़ी। क्या वह पत्थर के मंच के लिए आई थी? क्या वह गलती से यहाँ आ गई थी, या उसे इस जगह के बारे में पहले से पता था? लिन शेन ने मन ही मन सोचा। बाई शेनफेई की स्थिति काफी खराब दिख रही थी। वह मुश्किल से 3 मीटर ऊंचे पत्थर के मंच पर चढ़ पाए। उसे कूदने में काफी संघर्ष करना पड़ा और वह अपना संतुलन नहीं बना पाए, लगभग गिरते गिरते बची। लिन शेन ने देखा कि बाई शेनफेई संदूक के सामने की ओर गई और एक सोने की क्रिस्टल कुंजी निकालकर उसे एक संदूक में डाल दिया। उस संदूक को लिन शेन ने पहले भी खोला था। बाई शेनफेई ने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन चाबी अंदर नहीं गई, इसलिए उसने एक और कोशिश की। उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। जब तक वह तीसरी संदूक तक पहुंची, चाबी अंदर चली गई। लिन शेन ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया, ये देखना चाहता था कि क्या जिस संदूक को उसने नहीं खोला था उसमें एक अंडा और एक क्रिस्टल पैनल भी है। हालांकि जब लिन शेन को स्पष्ट दृश्य देखने को मिला तो वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि संदूक के अंदर न तो अंडा था, न ही क्रिस्टल पैनल। ऐसा लग रहा था कि उसमें कागज का एक टुकड़ा है। बाई शेनफेई भी उतनी ही आश्चर्यचकित थी। वह कुछ देर तक संदूक के सामने ठिठकती रही, फिर उसने कागज निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। दूरी बहुत ज्यादा थी और लिन शेन कागज के टुकड़े पर क्या लिखा था यह नहीं देख पा रही थी। बाई शेनफेई ने कुछ देर तक उसे घूरा, फिर वह वहीं अचंभित होकर खड़ी रही। जैसे ही लिन शेन को ये जानने की जिज्ञासा हुई कि उस कागज पर क्या लिखा हो सकता है जिसने बाई शेनफेई को इस हद तक स्तब्ध कर दिया था, उसने अचानक देखा कि उसने मुंह से खून की बड़ी बूंदें उगल दी और वह पत्थर के मंच पर गिर पड़ी। यहाँ क्या हो रहा है? लिन शेन ने बाई शेनफेई को पत्थर के मंच पर निश्चल पड़ा देखा और उसे कुछ डर लगा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थी कि मृत व्यक्ति के शरीर पर मोज़ेक का आवरण होगा या नहीं।
अगर ऐसा था भी तो लिन शेन एक लाश के साथ रात बिताना नहीं चाहता था। एक विचार के साथ लिन शेन ने पत्थर के मंच तक पहुंचने के लिए स्वर्ग की सीढ़ी की तकनीक का उपयोग करते हुए छलांग लगा दी। बाई शेनफेई पूरी तरह से बेहोश थी और यह स्पष्ट नहीं था कि वह मर चुकी थी या बेहोश हो गई थी। लिन शेन ने जल्दी से उसकी सांस और नाड़ी की जांच की। सौभाग्य से दोनों अभी भी वहां थे, वो मरी नहीं थी, केवल बेहोश थी। हालांकि उसकी हालत अच्छी नहीं लग रही थी, उसकी सांस और नाड़ी दोनों बहुत कमजोर थी। आखिर ऐसा क्या लिखा था जिससे वह इतनी परेशान हो गई? लिन शेन ने गिरे हुए कागज को उठाया। कागज पर लिखे शब्दों को देखकर लिन शेन लगभग जोर से हंस पड़े। कागज पर टेढ़ी मेढ़ी पंक्ति में पाठ लिखा हुआ था। लिन शेन की लिखावट पहले से ही काफी बदसूरत थी, लेकिन इस व्यक्ति की तो और भी खराब थी। फिर भी विषय वस्तु बहुत आत्मविश्वास के साथ लिखी गई थी। दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी यही था, लिन शेन ने खुद से कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि बाई शेनफेई को गुस्सा आ गया और खून की उल्टी होने लगी। मौत से बाल बाल बचने के बाद इस जगह तक पहुंचने के लिए उसने उम्मीद से भरी संदूक खोली और फिर कुछ ऐसा ही देखा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह गुस्से से लगभग मर ही गई। लिन शेन को राहत महसूस हुई कि उसकी 2 चाबियां इस संदूक से मेल नहीं खाती थीं, अन्यथा वह भी क्रोधित हो जाता। उसने नोट को वापस संदूक में रख दिया और उसे पुनः बंद कर दिया। तुम्हें इतना बदकिस्मत होने के लिए किसने कहा? लिन शेन ने अभी भी बेहोश बाई शेनफेई को देखा और फिर अपनी घड़ी पर ध्यान दिया कि अभी भी 20 घंटे से अधिक समय बाकी था। पर्याप्त समय होना चाहिए। लिन शेन ने एक पल के लिए सोचा, बाई शेनफेई को उठाया और फिर जलमार्ग पर लौटने के लिए स्वर्ग की सीढ़ी का उपयोग किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाई शेनफेई जलमार्ग की तरफ से नहीं आई थी। वहां एक और प्रवेश द्वार था जो निश्चित रूप से बहुत खतरनाक होगा। लिन शेन का उस तरफ जाने का कोई इरादा नहीं था। बाई शेनफेई को बड़े लाल बैल की पीठ पर बिठाकर लिन शेन भी उस पर सवार हो गए और बैल को निर्देश दिया कि जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते से वापस जलमार्ग के द्वार पर लौट जाएं, बाहर जाने में संकोच न करें। जलमार्ग में जगह जगह प्लेटफॉर्म थे। लिन शेन ने बाई शेनफेई को एक प्लेटफॉर्म पर रखा और फिर म्यूटेटेड ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड और अन्य पालतू जानवरों को निगरानी रखने के लिए छोड़ दिया। उसने एक उपचार औषधि निकाली, बाई शेनफेई का मुंह जबरदस्ती खोला और उसे नीचे उड़ेल दिया। बाई शेनफेई, ओह बाई शेनफेई, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए निश्चित रूप से एक साथ सोना मांगना कोई बड़ी बात नहीं है। लिन शेन बाई शेनफेई के बगल में लेट गया। अंडा फूटा। बैकवोट। इस बारे में सोचते हुए उसे लगा कि यह बहुत उचित नहीं है। अगर कोई घास की गुफा में गिरकर देख ले तो वह लिन शेन अपना नाम साफ नहीं कर पाएगा और यह बाई शेनफेई की प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हालांकि वह कोई तंबू या ऐसा कुछ भी नहीं लाया था, क्योंकि वह शिविर लगाने नहीं गया था। कौन ऐसी चीजें लाएगा? लिन शेन के पास अपने सफेद लबादे को उतारने और बाई शेनफेई को उसके चेहरे सहित ढकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि अगर कोई देख भी ले तो उसे पता न चले कि उसके बगल में सो रहा व्यक्ति कौन है। अवसर एक बार ही आता है और बाई शेनफेई से अग्नि बीज प्राप्त करने के लिए लिन शेन किसी और चीज की परवाह नहीं कर सकता और उसके बगल में लेट जाता है। इस पर सोचने पर भी यह अभी भी उचित नहीं लगा। अपने लाल चुस्त कपड़ों और हेलमेट के साथ एक महिला के बगल में लेटे हुए अगर बाई शेनफेई पहले जाग गया तो यह अच्छा नहीं होगा अगर वह उसे एक विकृत व्यक्ति के रूप में गलत समझे। लिन शेन ने जल्दी से अपने युद्ध के कपड़े और हेलमेट उतार दिए, अपने कपड़े वापस पहन लिए और बाकी सामान भी रेड बुल के बैग में रख दिया। उसने डेथ पाउडर को अपने कपड़ों में घुसने दिया और अपने शरीर पर लपेट लिया और फिर बाई शेनफेई के बगल में लेट गया। इस तरह भले ही बाई शेनफेई पहले जाग जाए और देखे कि यह मैं हूं, वह शायद कोई उपद्रव नहीं करेगी। लिन शेन जल्दी से सो जाना चाहता था, लेकिन चाहे कुछ भी हो वह सो नहीं सकता था। ऐसा नहीं था कि बाई शेनफेई के लिए उसके मन में कोई योजना थी। वास्तव में वह ये भी नहीं देख सकता था कि बाई शेनफेई कैसी दिखती है। पुरुष दृश्य प्राणी है और उसे देखे बिना वास्तव में ऐसे कोई विचार नहीं आते। समस्या ये थी कि उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, जरा सी भी नींद नहीं आ रही थी। विकल्पों से बाहर लिन शेन ने 2 अंडे निकाले जो उसने खजाने की पेटी से प्राप्त किए थे और उन्हें अपने हाथों में लेकर हिलना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये दोनों अंडे बहुत ही विचित्र थे, लगभग शुतुरमुर्ग के अंडे के आकार के, तथा इनका खोल न तो धातुमय था न ही क्रिस्टलीय, बल्कि मुर्गी के अंडे के खोल के समान था।
दोनों अंडों पर लाल निशान था, लेकिन अंतर ये था कि प्रत्येक अंडे पर लाल निशान था जो ताजा खून से सना हुआ प्रतीत हो रहा था। दोनों निशान एक दूसरे से भिन्न थे, एक दिल जैसा दिख रहा था जबकि दूसरा केवल एक लाल बिंदु था। इसके अलावा लिन शेन यह नहीं देख सका कि उन दो अंडों में क्या खास बात थी। क्या ये वास्तव में प्राचीन क्षेत्र के राजा द्वारा छोड़े गए खजाने हो सकते हैं? लिन शेन निश्चित नहीं हो सका, लेकिन ये कहना कि ये दो अंडे प्राचीन क्षेत्र के राजा की सबसे प्रिय वस्तुएं थीं, उसे अभी भी विश्वास करना मुश्किल लगा। आखिरी खजाने में क्या था और इसे किसने ले लिया, ये भी लिन शेन के मन में संदेह था। कोई उससे और बाई शेनफेई से पहले आ गया था। अगर दूसरे व्यक्ति के पास चाबी नहीं होती तो वे निश्चित रूप से अन्य दो खजाने की पेटियों की सामग्री को बरकरार नहीं छोड़ते। ये कौन हो सकता है? तियानशिन। अपने घमंडी व्यक्तित्व के कारण ये वास्तव में संभव है कि उसने इस तरह का नोट पीछे छोड़ा हो। लिन शेन ने कुछ देर सोचा, उसे नींद आने लगी। उसने दो अंडे हटा दिए, अपना सिर घुमाकर बाई शेनफेई को देखा और देखा कि उसकी सांसें सामान्य हो गई थीं। वह बेहतर लग रही थी लेकिन अभी भी बेहोश थी। लिन शेन ने अपनी आंखें बंद कर ली, आराम करने की कोशिश की और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह सचमुच सो गया। किसी को नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका था जब बाई शेनफेई ने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक सफेद मैदान देखा। कुछ समझकर बाई शेनफेई ने धीरे से अपने ऊपर से सफेद लबादा हटाया और एक सख्त नजर से अपने आसपास की स्थिति का आकलन किया। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि लिन शेन उसके बगल में लेटा हुआ है और बाई शेनफेई की नजर अचानक तीव्र हो गई। NOWELLBJAN.CO। एक पुरुष और एक महिला एक गुफा में एक साथ लेटे हुए थे। उसने एक सफेद वस्त्र ओढ़ा हुआ था, एक वस्त्र जो स्पष्ट रूप से लिन शेन का वस्त्र था। बाई शेनफेई के दिमाग में कई छवियां चमक उठी, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह अभी भी सो रहे लिन शेन को घूरने लगी। लिन शेन एक सामान्य व्यक्ति था और इसलिए उसके विचार भी एक सामान्य व्यक्ति के विचार थे। बाई शेनफेई के कपड़े और जूते अभी भी साफ सुथरे थे और एक सामान्य व्यक्ति ये समझ सकता था कि कुछ भी अप्रिय नहीं हुआ था। इसके अलावा यदि कुछ भी घटित होता तो आमतौर पर एक महिला ही बता पाती। हालांकि बाई शेनफेई को पूरी तरह से सामान्य नहीं माना जा सकता था। वह अपनी साधना के प्रति समर्पित थी, बचपन से ही प्रतिभा सिद्धांत अनुसंधान में शामिल थी और उसकी आजीवन इच्छा प्रतिभा सिद्धांत में महारत हासिल करने की थी। बैकवोट। उसे पुरुषों और महिलाओं के मामलों का लगभग कोई अनुभव नहीं था और उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, केवल भविष्य में दोहरी साधना के लिए साथी खोजने के बारे में ही सोचा था, लेकिन किसी ने भी उसे पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतरंगता की बारीकियों के बारे में कभी नहीं बताया था। इस मामले में बाई शेनफेई बहुत भोली थी, हालांकि उसने कभी कभार कुछ बातें सुनी थी, लेकिन उसकी समझ बहुत सही थी। उस युग की शिक्षा को दोष दिया जा सकता है कि वह इतनी अपूर्ण थी कि उसमें सबसे बुनियादी यौन शिक्षा का भी अभाव था। बाई शेनफेई की शरीरक्रिया विज्ञान की समझ उन महिलाओं से थोड़ी ही बेहतर थी जो सोचती थी कि चुंबन से संतान उत्पत्ति हो सकती है, तथा जानती थी कि कुछ अवर्णनीय क्रियाएं आवश्यक थीं, लेकिन बस इतनी ही। बाई शेनफेई की नजर में उसके साथ सोने वाले लिन शेन ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया होगा, उसके साथ कुछ किया होगा। बिना किसी अनुभव के उसे पता नहीं था कि बाद में वास्तव में कैसा महसूस होता है। वास्तव में ये पूरी तरह से बाई शेनफेई की गलती नहीं थी, क्योंकि उन बहुसशस्त्र राक्षसों को मारते समय उसने जो शक्ति प्रकट की थी, उसने उसके अंदरूनी वस्त्र फाड़ दिए थे, केवल उसका चौड़ा बाहरी लबादा और जूते ही बरकरार रहे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। लिन शेन ने निश्चित रूप से उसके कपड़ों के नीचे क्या हुआ था इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, न ही उसने ऐसी स्थिति का अनुमान लगाया था, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह पूरी तरह से तैयार था और बाई शेनफेई संभवतः उसे गलत नहीं समझेगी। बाई शेनफेई ने सोते हुए लिन शेन को घूरते हुए, अपने दांतों को भींचते हुए धीरे से अपना हाथ उठाया, लेकिन वह नीचे नहीं आया। उसकी निगाहें अनिश्चितता से घूम गईं, उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत जटिल थी। AI Trading Assistant, accurate stock analysis at your fingertips. AI-powered stock analysis and share price forecasts. थोड़ी देर बाद बाई शेनफेई ने कुछ सोचते हुए अपना हाथ नीचे रखा, लिन शेन को गुस्से से देखा और कुछ अस्थिर भाव से जाने के लिए मुड़ी। तब तक लिन शेन जाग चुका था, लेकिन उसने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। वो सोच रहा था कि बाई शेनफेई को स्थिति कैसे समझाए, तभी उसने उसके जाने की आवाज सुनी। यह शायद सबसे अच्छा है। लिन शेन को लगा कि इस तरह से यह बुरा नहीं था, जिससे स्पष्टीकरण की परेशानी से बचा जा सका।
इसके अलावा वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या कहना है। हालांकि उसने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन ये समझाना वास्तव में कठिन था कि वह उसके बगल में क्यों सोया था। चूंकि बाई शेनफेई को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए ये काफी था। उसे यह नहीं पता था कि बाई शेनफेई ने सिर्फ कोई आपत्ति नहीं जताई थी, उसने स्थिति को गलत समझा था। अजीब बात है, मुझे कोई नई अग्निबीज जानकारी क्यों नहीं मिली। जागने के बाद लिन शेन इस बात को लेकर चिंतित था कि बाई शेनफेई को कैसे समझाए, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसे कोई नया अग्निबीज नहीं मिला है। जल्दी से उसने अपनी आंखें खोली और उठकर उस दिशा में देखा जहां बाई शेनफेई गई थी। उसने देखा कि गुफा के प्रवेश द्वार से प्रवेश करने वाली सूर्य की रोशनी के नीचे उसकी मोज़ेक अभी भी उसके शरीर पर मौजूद थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे सोते समय उसे पकड़ने की जरूरत थी? लिन शेन को कुछ निराशा महसूस हुई। अग्निबीज को स्थानांतरित करने का यह एक दुर्लभ अवसर था, और अब ऐसा दूसरा अवसर मिलना मुश्किल लग रहा था। क्या मुझे वाकई उसे पकड़ने की जरूरत है ताकि यह काम कर सके? अतीत में उन बेस म्यूटेशन अंडों के साथ मैंने उन्हें पूरे समय पकड़े बिना बस पास ही रखा था। लिन शेन समझ नहीं पाया कि क्या गलत हुआ था। जब वह सोच रहा था तो अचानक उसे अपने बैग के अंदर से एक चटकने की आवाज सुनाई दी। लिन शेन थोड़ा चौंका, लेकिन जल्दी से समझ गया कि यह क्या है और जल्दी से अपना बैग लिया। अंदर देखने के लिए उसकी जिप खोली। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, दोनों अंडों में दरारें थीं, जो संभवतः इस बात का संकेत थी कि अंदर मौजूद बेस वेरिएंट जीव बाहर आने वाले थे। लिन शेन सोच रहा था कि उन्हें कैसे निकाला जाए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे अपने आप ही बाहर आ रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि वे क्या बनेंगे। लिन शेन अभी भी अंदर के बेस वेरिएंट प्राणियों के बारे में कुछ हद तक आशान्वित था। उसने बैग से 2 अंडे निकाले और उन्हें जमीन पर रख दिया और देखा कि उनमें और अधिक दरारें दिखाई देने लगी थीं। अंततः एक अंडा 2 टुकड़ों में फट गया और उसके अंदर से एक छोटी आकृति बाहर निकली। फिर दूसरा अंडा भी उसी तरह 2 भागों में विभाजित हो गया और एक और छोटी आकृति बाहर आ गई। जब लिन शेन को उन 2 छोटे प्राणियों पर स्पष्ट नजर पड़ी तो वह आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करने से खुद को रोक नहीं सका।